तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑडिट सैंपलिंग। सबसे पहले तो समझो सैंपलिंग होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बी कैटेगरी चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से नहीं आते, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप लेंदी क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में से कम आएंगे। तो ये चैप्टर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो तुम लोग बता दो, ये वर्ड कभी सुना है सैंपलिंग? इसका मतलब क्या होता है सैंपलिंग? सैंपलिंग वर्ड का कोई मतलब सुना है या अपने आसपास कभी कोई होते हुए देखा है? मार्केट में क्या डिमांड है? वो पायलट टेस्टिंग होती है कि अपने प्रोडक्ट को सबको ट्राई करवाते हैं, वो नहीं बात हो रही। सैंपलिंग वर्ड का क्या मतलब है? और क्या आपने अपने घर में कभी सैंपलिंग का कोई एग्जाम्पल देखा है आपके अपने घर में? परफेक्ट एग्जाम्पल। मम्मी जब चावल खरीदती हैं या जब गेहूं खरीदती हैं, कोई भी होल व्हीट खरीदती हैं, तो उसमें थोड़े से चावल उठा के देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, प्रॉब्लम इसको स्मेल करके देखते हैं, उसका साइज देखते हैं और उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि जो पूरा बोरा है वो ठीक है या नहीं है। सिमिलरली जब घर में चावल पकाए जाते हैं तो एक चावल को उठा के उसे दबा के देखा जाता है कि कच्चा है या पक्का है। कोई भी वेजिटेबल घर में बनती है तब एक उसका पीस उठा के देखा जाता है कि क्या कच्चा है या पक्का है। क्या हर एक को ऐसे पक्का कच्चा काट काट के देखा जाता है? किसी एक को देखा जाता है, उसके हिसाब से देख लिया जाता है पूरी सब्जी बनी या नहीं बनी। किसी एक को देखते हैं, चावल उठाया, हल्का सा दबाया, पता लग गया कच्चा है या पक्का है, ठीक है, और उससे अंदाजा लग गया कि भाई हाँ पूरा का पूरा जो सब्जी है वो तैयार है या तैयार नहीं है। इस मेथड को कहते हैं सैंपलिंग। जब आपके पास बहुत सारे न्यूमरस आपके सामने चीजें टेस्ट करने के लिए हैं, लेकिन इतना समय नहीं है आपके पास कि हर एक को उठा के टेस्ट करो, हर एक को देखो, हर एक इनवॉइस को देखो, हर एक अकाउंट हेड को देखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आप क्या करते हो, आप सैंपल बेसिस पे कुछ पिक कर लेते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी आपको लगे कि ठीक है, उसके हिसाब से आप सैंपल को पिक करते हो, उनको चेक करते हो और उसके हिसाब से आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अंदाजा लगा लेते हो कि सही है या गलत है। तो ये है तरीका सैंपलिंग का, जो ऑडिट में बहुत ज्यादा जरूरी। सर एक बात बताओ, क्यों ऑडिटर जो है वो 100% चेकिंग क्यों नहीं कर सकता? सारे के सारे सैंपल उठा के क्यों नहीं देख सकता? उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ही क्यों देखने हैं? अरे सारे के सारे देख लेना, इतना टेक्निकल है। उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट रिलाई करेगा, आरबीआई रिलाई करेगा, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलाई करेंगे, तो पूरा देख लेना। क्यों ऑडिटर पूरी टेस्टिंग नहीं कर सकता, 100% टेस्टिंग नहीं कर सकता? उसका रीजन क्या है? परफेक्ट। अरे भाई ऑडिट का जो टाइम है लिमिटेड है। ऑडिटर को मिलते हैं 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। उसमें भी जो मैनेजमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई अप्रैल के महीने में या शुरू में नहीं दे देती। मैनेजमेंट भी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है वो थोड़े से लेट देती है। तो उस चक्कर में भी हमारे पास समय होता है कम, समय की अवधि है कम और हमें आउटपुट देना है ज्यादा। इस वजह से सैंपलिंग में रिजॉर्ट करना जरूरी है, सैंपलिंग करनी जरूरी है। हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत ज्यादा कम। तो चलो अब देखते हैं ऑडिट सैंपलिंग का मतलब क्या होता है। ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया ऑडिट सैंपलिंग का। आप देखते हैं ऑडिट सैंपलिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग इज चेकिंग लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन पे आपको अपना ओपिनियन बनाना है, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरी पॉपुलेशन को चेक करूं। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? जितनी ट्रांजैक्शन एक साल में हुई है। भाई कंपनीज की ट्रांजैक्शन एक साल में 1 लाख ट्रांजैक्शन तक होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज डालते हो ना, आपके जो एग्जाम में अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने के लिए आती है वो कितनी आती हैं? 10, 12, 15। जबकि एक साल में एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं? 10,000, 20,000 और बड़ी बड़ी कंपनीज में 1 लाख तक पहुंचती हैं। तो भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लिमिटेड टाइम में सारी की सारी ट्रांजैक्शन को चेक करना, इसलिए मुझे लेस देन 100% चेकिंग करनी पड़ती है। लेस देन 100% पॉपुलेशन चेक करना पड़ता है, जिसको मैं नाम देता हूं ऑडिट सैंपलिंग। सो चेकिंग लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन में से कम मैं चेक कर रहा हूं टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन के लिए ओपिनियन बनाना है। वही भाई चावल का एग्जाम्पल, अगर चावल के 2-3 दाने पक गए हैं, मैं एज्यूम कर लूंगा कि सारे के सारे दाने भाई पक गए होंगे, सारे के सारे चावल मेरे पक गए होंगे। दैट इज सैंपलिंग। बेनिफिट्स क्या है सैंपलिंग के? सैंपलिंग करने से भाई आपका फायदा क्या होगा? नंबर 1, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। भाई बताना
क्या सारी की सारी ट्रांजैक्शन करने में ज्यादा टाइम लगेगा या कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शन को चूज करके सैंपलिंग करते तो ज्यादा टाइम लगेगा? अगर सारी ट्रांजैक्शन करोगे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट सैंपलिंग करने का टाइम की बचत होती है, कॉस्ट की भी बचत होती है, कि सैंपलिंग करने के लिए कोई पर्सन हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा। वो पर्सन जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतने ज्यादा वो पर्सन होंगे, तो हमें कम पर्सन में ज्यादा सैंपलिंग हम कर सकते हैं, तो सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। दूसरा, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस कर देता है, कम हो जाता है भाई। ऑडिटर को उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उतना ज़्यादा सैंपल नहीं चेक करने पड़ते, सारे के सारे ट्रांजैक्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऑडिटर चेक करेगा। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड। अब भाई यहां पर सैंपलिंग करने से पहले ना हम कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कंट्रोल टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल दिया था। अगर तो रिस्क हाई है तो मैं कंट्रोल टेस्टिंग पर रुकने की बजाय कंट्रोल टेस्टिंग के बाद सब्सटैंटिव टेस्टिंग भी करूंगा, और अगर रिस्क लो है तो मैं सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग पर रुक जाऊंगा। याद है ना? तो वही कंट्रोल टेस्टिंग, अगर मान लो कंट्रोल टेस्टिंग वीक निकल के आई, रिस्क जो है वो हाई निकल के आया, तो मुझे कंट्रोल्स को वेरीफाई करने के बाद सब्सटैंटिव टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो सैंपलिंग में कैसे डिसाइड करता हूं, कम सैंपल उठाऊं या ज्यादा सैंपल उठाऊं? मैं कैसे डिसाइड करता हूं? मैं डिसाइड करता हूं रिस्क के बेसिस पे। अगर कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं तो मैं सैंपल कम उठाऊंगा, अगर कंट्रोल्स ढंग से काम नहीं कर रहे तो मैं सैंपल्स ज्यादा उठाऊंगा। तो कंट्रोल टेस्टिंग आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर आप सैंपलिंग यूज करना चाहते हो ना तो पहले कंट्रोल टेस्टिंग करते हो कि पहले देख लो कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कंट्रोल ढंग से काम कर रहे होंगे तो फिर भाई मैं सैंपल्स कम उठाऊंगा, अगर कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे तो मैं सैंपल ज्यादा उठाऊंगा। और अगर मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे तो फिर भाई मैं उसका रिपोर्टिंग भी करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करूंगा कि कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे। लास्ट क्लास में मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी इसकी, टू रिपोर्ट ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या नाम है उसका, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, IFC। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। गवर्नमेंट बोलती है भाई अगर इंटरनल कंट्रोल है तो ठीक है, ऑडिटर ज्यादा सैंपल उठाएगा तो ठीक है, लेकिन ऑडिटर को लिखना भी पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, इस वजह से मैंने सैंपल ज्यादा उठाए हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई डेफिशिएंसी पता लगी आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। देन गिव्स डिपेंडेबल रिजल्ट्स व्हेन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज यूज्ड। अगर आपने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करी, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे सैम्पलिंग यूज करी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सर ये क्या होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? अभी थोड़ी देर रुको, मैं इसका एग्जांपल दूंगा। सैम्पलिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है, उसमें से एक सैम्पलिंग का टाइप है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब सैंपल उठाते हुए मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सैंपल तो मुझे पिकअप करने हैं। अब सवाल ये उठता है सर कितने सैंपल पिक करूं? 10, 12, 15, 25, 30। मान लो एक ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट हेड में 50 ट्रांजैक्शन है टोटल, तो इसमें से कितना सैंपल को पिकअप करूं कि लगे कि हाँ अप्रोप्रिएट सैंपल साइज पिक हुआ है? कितने नंबर ऑफ सैंपल पिक करने चाहिए? सैंपलिंग कैसे करनी चाहिए? उसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स देखना। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे सैंपल्स डिसाइड होते हैं। अब सुनना भाई, आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टैक्स ऑडिट करना। टैक्स ऑडिट किस सेक्शन में होता है इनकम टैक्स के? अच्छा, टैक्स ऑडिट की लिमिट तो याद होगी। टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है? अच्छा। टैक्स ऑडिट क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? अच्छा। कब है अटेम्प्ट? अटेम्प्ट कब है? सही में तुमने कभी खुद से सवाल पूछा है कि मेरा अटेम्प्ट कब है? तो क्या जवाब आता है फिर उससे? जवाब क्या था? अटेम्प्ट कब है? तो फिर छोड़ो ना, फिर अपने आप को परेशान क्यों करना? छोड़ो इस अटेम्प्ट का जो सपना देख रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में देंगे, ये सपना छोड़ते क्यों नहीं हो? जिद में क्यों है? पढ़ाई भी नहीं करनी, पढ़ रखा है तो याद क्यों नहीं आ रही? इतनी बेसिक चीजें याद क्यों नहीं आ रही? अगर मैं टैक्स ऑडिट की तुमसे लिमिट पूछता हूं आज, जब हम 2 महीने पहले बैठे हैं एग्जाम से और तुम्हें डीटी का भी पेपर देना है, मैंने तुमसे एक बेसिक लिमिट पूछी है, टैक्स ऑडिट की लिमिट बता दो, तो तुम बता क्यों नहीं पा रहे? हाँ, ये गूगल करने लगा है, बड़ा चतुर अपने आप को समझता है। तो तुमको एक्चुअली ऐसा लगता है कि डीटी बिना रिवीजन के तुम एग्जाम में कर लोगे और उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? तुम्हें एक्चुअली ऐसा लगता है? तुम्हें एक्चुअली ऐसा लगता है डीटी आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो मुझे अगर चीजें याद नहीं हुई और मैंने रिवाइज नहीं किया तो मैं एग्जाम में सेल थ्रू कर लूंगा, तो मैं एक्चुअली ऐसा लगता है 20 लाख। अब अगर मैंने और टैक्सेशन के तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे ना तो शायद मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो छोड़ो टैक्सेशन, ऑडिट पे ही रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो सबसे पहले आपको यह डिटरमाइन करना है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई आप ऑडिट किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। अब मान लो आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट में ये बात लिखी है सैंपलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स ऑडिट कहता है मुझे 100% चेकिंग चाहिए। टैक्स ऑडिट कहता है सिर्फ आप टैक्स तो ऑडिट कर रहे हो, आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन थोड़ी देख रहे हो, चुनिंदा ट्रांजैक्शन देखनी है आपको, टीडीएस देखना है, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन देखनी है, इसमें क्या सैंपलिंग करोगे। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑडिट आप कर रहे हो, ऑडिट के अकॉर्डिंग सैंपलिंग होगी। अगर उस ऑडिट ने मना कर दिया, जैसे टैक्स ऑडिट ने मना किया हुआ है, मेरे यहां कोई सैंपलिंग वैम्पलिंग नहीं चलती भाई, इनकम टैक्स ऑडिट में आपको सैंपलिंग नहीं करनी। कॉस्ट ऑडिट जो 148 सेक्शन है कॉस्ट ऑडिट का, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स का 148 सेक्शन है, जो वो सेक्शन कहता है आप सैंपलिंग कर सकते हो, परमिसिबल है सैंपलिंग करनी, ठीक है। सो अब ये भी डिपेंड करता है आप ऑडिट किस चीज का कर रहे हो, आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आपकी सैंपलिंग डिसाइड होती है। कई लोग मना कर देते हैं, नहीं भाई नहीं सैंपलिंग नहीं, 100% चेकिंग करो। अरे बट समय कम है तो क्या हुआ, हमें नहीं पता, तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन भी कम है, इनकम टैक्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती, 100% चेकिंग करो, वहां पर तुम्हें सैंपलिंग में 100% करना पड़ेगा, सैंपलिंग यूज नहीं कर सकते। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट तुमको देखना है। नंबर 2 नेचर ऑफ पॉपुलेशन तुमको देखना है, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, किस तरह का तुम्हें डेटा दिया हुआ है। अब मेरा एक एग्जांपल देखना, रेंट पे कर रहे हैं हर महीने 20,000 रुपए अपने ऑफिस का, ठीक है, साल का रेंट कितना हुआ, 2,40,000 रुपए, ठीक है। अब सुनना जरा, मुझे इसकी सैंपलिंग करनी है, 12 इनवॉइस हैं, क्या मैं सारे के सारे इनवॉइस देखूं या एक भी देखूं तो चल जाएगा। अरे सारे सेम ही तो होंगे, जब मैं रेंट तो एक ही है। तो आपका अकाउंट हेड किस टाइप का है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन किस टाइप का है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है आप सैंपलिंग कितनी करोगे। आपको कह रहे इतने बड़े अकाउंट हेड का सिर्फ एक सैंपल उठाया, हाँ मेरा काम चल गया एक सैंपल से, क्योंकि लॉजिक है भाई, लॉजिक क्या है, एक महीने का रेंट 20,000 मल्टीप्लाई कर दिया 12 से 2,40,000, मैं आगे की इनवॉइस देखूंगा भी नहीं, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो वैसे ही समझ में आ गया, एक इनवॉइस देखने से मेरा काम चल गया। यहां एक इनवॉइस देखने से मेरा काम चल गया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये हर एक्सपेंस अलग होता है, कोई होता है झाड़ू पोछे का एक्सपेंस, कोई होता है एसी ठीक कराने का एक्सपेंस, कोई होता है फैन ठीक कराने का एक्सपेंस, कोई होता है प्रोजेक्टर को सर्विसिंग कराने का एक्सपेंस, कोई होता है लैपटॉप जो आगे हमारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स रखे हैं इनको मेंटेनेंस कराने का एक्सपेंस। ये हर एक अलग अलग होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता। क्या इसमें एक सैंपल से काम चल जाएगा, नहीं सर, इसमें नहीं चलेगा। इसमें तो आपको 50% या 60% कम से कम सैंपल उठाने पड़ेंगे। चलो अगला एग्जांपल सुनो, सेल्स। मैं सेल्स करता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आते हैं और वो हमारी सर्विसेज लेते हैं और हमें फीस पे करते हैं। बताओ एक सैंपल उठाने से काम चल जाएगा या फिर मुझे सैंपल को बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बैच में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, कई में ज्यादा, कई में कम, कई में फाउंडेशन के ज्यादा, कई में इंटर के ज्यादा, कई में फाइनल के ज्यादा, अलग अलग सीक्वेंस है, तो मुझे अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब सुनना, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं, मैं सप्लायर हूं किसी भी चीज का, मैं डिफेंस को कोई एक चीज सप्लाई करता हूं, मेरा एक ही कस्टमर है, कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताना सैंपल कम उठाऊं तो चल जाएगा या सैंपल ज्यादा उठाने पड़ेंगे? एक ही कस्टमर है और कोई कस्टमर ही नहीं है। सर यहां कम सैंपल भी चल जाएंगे। अरे भाई एक इनवॉइस उठा के देख लो ना, सारे सेम होंगे, सारे के सारे उसी कस्टमर के होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। सो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ पॉपुलेशन किस तरह का है, उसके हिसाब से भी आप डिटरमाइन करते हो आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए या सैंपल साइज छोटा होना चाहिए। देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक तो सैंपल साइज बड़ा, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो सैंपल साइज कम। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंपनी जो अपने इंटरनल चेक्स लगाए हुए हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे एरर और फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, तो फिर मैं एज एन ऑर्डर रिलीफ हो गया हूं, मुझे सैंपल साइज कम भी दोगे चलेगा। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल्स मुझे पता लग गया वीक है, इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे, वहां पर मुझे सैंपल साइज हाई लेना पड़ेगा, सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। मटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। अरे भाई अगर इंपॉर्टेंट अकाउंट हेड होगा, अगर इंपॉर्टेंट अकाउंट हेड होगा जैसे सेल्स, तो उसमें सैंपल साइज ज्यादा होगा। अगर अनइंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट अकाउंट हेड होगा उसमें सैंपल साइज कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना इंपॉर्टेंट अकाउंट हेड, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उसका हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अहमियत क्या है। अगर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है,
जैसे परचेजेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, सेल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, रिपेयर मेंटेनेंस की अहमियत उतनी नहीं, अरे तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो ऑफिस के नॉर्मल खर्चे होते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस में सैंपल साइज उठेगा कम, परचेजेस और सेल्स में सैंपल साइज उठेगा ज़्यादा, कि परचेज और सेल्स हमारे प्रॉफिट का बेसिक आधारशिला होती है। ठीक, सो मटेरियलिटी पे भी डिपेंड करेगा। फिर सैंपलिंग रिस्क, अरे भाई सैंपल उठाते हुए रिस्क कितना है? आपको क्या लगता है इस वाले अकाउंट हेड पे जो आपने सैंपल नहीं उठाए, क्या उनमें गलती निकलने का चांस हाई है या गलती निकलने का चांस कम है? तो सैंपल रिस्क भी आप असरटेन करोगे कि सैंपलिंग का रिस्क कितना है, उसके हिसाब से सैंपल ज्यादा या कम उठाओगे। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेंट में सैंपलिंग रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि एक ही खर्चा बार बार आता रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उस खर्चे में। सेम इनवॉइस वही 20,000 वही हमारे लैंडलॉर्ड से बार बार, सैंपलिंग रिस्क कम। अब वहीं अगर मैं उठाता हूं लीगल एंड प्रोफेशनल का खर्चा, उसमें सैंपलिंग रिस्क है ज्यादा, क्योंकि हर एक इनवॉइस अलग अलग होगा। तो पता नहीं मैंने जिसका नहीं उठाया कहीं उसी में गलती निकल गई तो जहां सैंपलिंग रिस्क ज्यादा वहां पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस उठेंगे ज्यादा, जहां सैंपलिंग रिस्क कम वहां नंबर ऑफ इनवॉइसेस उठेंगे कम। देन नॉन सैंपलिंग रिस्क, भाई कई बार नॉन सैंपलिंग रिस्क भी होता है। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? नॉन सैंपलिंग रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो उस अकाउंट हेड में अपने आप है, उस अकाउंट हेड में रिस्क है, वो अकाउंट हेड एक रिस्की अकाउंट हेड है। अगर वो अकाउंट हेड ही अपने आप में एक रिस्की अकाउंट हेड है तो मैं नेचुरली उसमें सैंपल ज्यादा उठाऊंगा। जैसे रिस्की अकाउंट हेड का एग्जांपल, रिस्की अकाउंट हेड का एग्जांपल सेल्स रिस्की अकाउंट हेड है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप कैश सेल्स भी कर रहे हो तो एक शक रहेगा हमेशा कि आपने कैश सेल्स तो करी, कैश में सामान तो बेचा, लेकिन आपने अपने कस्टमर को रसीद नहीं दी, आपने अपना भाई टैक्स बचा लिया। अब जैसे आप जब यहां आते हो तो यहां तो आपको पक्की रसीद मिलती है, ऊपर जीएसटी नंबर भी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, हमारी एकेडमी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, पक्की रसीद मिलती है। और कभी भी आप कैश में पेमेंट नहीं करते, हमेशा आपको बोला जाता है ऑनलाइन पेमेंट करो। कैश में अवॉइड करी जाती है यहां पर पेमेंट, क्यों? क्योंकि हम पक्की रसीद देने में विश्वास रखते हैं, एकदम पक्की रसीद। तो यहां पर जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो जीरो है, नॉन सैंपलिंग एरर नहीं है, यहां पर रिस्क नहीं है कि हम नहीं करेंगे कैश में आपसे ले लिया, रसीद भी नहीं दिया और गवर्नमेंट को नहीं दिखाया, ऐसा नहीं होगा भाई। ब्लैक मनी होने का चांस यहां पर जीरो चांस ब्लैक मनी होने का। क्योंकि आपको पक्की रसीद मिली है, बैग के अंदर देखो आपके पक्की रसीद है विद जीएसटी नंबर भी उसमें लिखा हुआ है। इस वजह से टॉलरेबल यहां पर जो नॉन सैंपलिंग जो रिस्क है वो कम है। तो ऐसी जगह जहां पर कैश में डीलिंग होती ही नहीं, जहां पर सिर्फ बैंक अकाउंट्स में डीलिंग होती है, वहां पर नॉन सैंपलिंग रिस्क होता है कम। वहां पर जो ऑडिटर जब आएगा चेकिंग करने के लिए वो सैंपल्स उठाएगा कम। और जहां कैश में डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिन दुकानों पे या फिर जिन रिटेल आउटलेट्स पे, वहां पर बोला जाएगा भाई नॉन सैंपलिंग रिस्क है हाई, तो सैंपल्स उठाए जाएंगे हाई। फिर नेक्स्ट है टॉलरेबल एरर। अब आपको ये देखना है भाई आप किस लिमिट तक एरर को टॉलरेट कर सकते हो। जैसे रिपेयर मेंटेनेंस में अगर थोड़ा बहुत एरर हो भी जाए तो मुझे चलेगा, थोड़ा बहुत एरर हो भी जाए, रिपेयर मेंटेनेंस छोटा सा हेड है, अगर छोटे मोटे एरर हो चलेगा। लेकिन सेल्स एक ऐसी चीज है जिसमें छोटा भी एरर मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि सेल्स एक बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और फ्यूचर बिजनेस का सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर बिजनेसमैन फेक सेल्स दिखा रहा है मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। सो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा अकाउंट हेड आपके लिए टॉलरेबल लिमिट के बाहर है, कौन सा टॉलरेबल लिमिट के अंदर है। जो टॉलरेबल लिमिट के अंदर है उसका सैंपल साइज रखो कम, जो टॉलरेबल लिमिट के बाहर है उसका सैंपल साइज रखो ज्यादा। अब सर आप सोचोगे, आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले अकाउंट हेड टॉलरेबल एरर के अंदर होते हैं, कौन से बाहर होते हैं? जैसे सर हमें तो लगता था, आपने बोला रिपेयर मेंटेनेंस, हमें तो लगता था ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा। जब तुम 2 3 4 ऑडिट कर लोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने अकाउंट हेड होते हैं, इनमें कुछ अकाउंट हेड इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अनइंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी चल जाएगा, तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा। ये कोई किताब तुम्हें या कोई स्टैंडर्ड तुम्हें नहीं सिखा सकती है वाली बात, ठीक है। सो टॉलरेबल लेवल हम देखेंगे, और इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद हम लोग अपना सैंपलिंग का एक्सटेंड डिसाइड करेंगे कि भाई 50 में से 20 सैंपल उठाएं, 30 सैंपल उठाएं, 40 सैंपल उठाएं, कितने सैंपल उठाएं वो हम डिटरमाइन करेंगे। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचेज टू सैंपलिंग। अप्रोचेज टू सैंपलिंग, सैंपलिंग में अप्रोच क्या क्या होती हैं, किस टाइप की अप्रोच होती हैं सैंपलिंग में। अब सुनना भाई, वर्ल्ड टूर चाहिए, वर्ल्ड टूर, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, महीने भर का वेकेशन, किसी एक और किसी के साथ, एक टिकट 1+1 फ्री दे। अरे तुम्हें फ्री मिल रही है टिकट, तुम मम्मी को ले जाना,
तो आपको क्लाइंट दे रहा है एक वर्ल्ड टूर, ठीक है। बस क्लाइंट की ना एक गुजारिश है, गुजारिश सुनना क्या, आपने 50 में से 20 सैंपल उठाए हैं। क्लाइंट ये कह रहा है जो आपने सैंपल उठाए हैं उनको हटा दो और कोई और 20 चुन लो। जो आपने 20 सैंपल उठाए हैं उसको इग्नोर करो और कोई और 20 चुन लो। सबसे बड़ा सवाल उठता है, सर क्लाइंट ऐसा क्यों कहेगा? पक्का उसमें कोई ना कोई एरर या फ्रॉड है जिसकी वजह से क्लाइंट आपको कह रहा है जो आपने सैंपल उठाए हैं उनको इग्नोर कर दो और कोई और सैंपल उठा लो। पक्का उसमें कोई ना कोई फ्रॉड है। भाई आपने सैंपल को ये थोड़ी सोच के थोड़ी हाँ इसमें फ्रॉड है, मुझे पता थोड़ी है, तुक्का है। तो सैंपल उठाना एक तुक्का है भाई, आपको भी पता थोड़ी है यहाँ पे इसमें फ्रॉड निकलेगा, इससे एंट्री में फ्रॉड निकलेगा, आपको पता थोड़ी है। तो तुक्के की बात होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने सैंपल उठाया उसमें कोई फ्रॉड नहीं निकला, जो नहीं उठाया उसमें फ्रॉड निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो तुक्का है। अब बाय चांस आपने सैंपल उठाए, आपने मैनेजमेंट को कहा देखिए जी 50 में से 20 मैंने सैंपल उठाए हैं, इन 20 सैंपल को मुझे निकाल के दे दो। तो मैनेजमेंट क्या कहती है, सर बस ये गुजारिश है इन 20 को छोड़ दो, आप दूसरे 20 उठा लो, बदले में आपको पता है आपको क्या मिल रहा है। तो बताओ हाँ कहोगे कि ना? आ गई ना असलियत मुंह पे? तुमने बोला है ना हाँ। पिछली क्लास में एक दूसरी असलियत सामने आई थी, इस क्लास में एक और असलियत सामने आ गई, इस भोले मासूम चेहरे के पीछे जो छुपा हुआ है। तो भाई ये सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। सुनना, सैंपलिंग का फ्लॉ क्या है? सैंपलिंग का फ्लॉ, फ्लॉ मतलब एरर, ड्रॉबैक है सैंपलिंग का। क्या है सैंपलिंग का ड्रॉबैक? कि अगर ऑडिटर और मैनेजमेंट आपस में मिल जाएं तो सैंपलिंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो दिखा देंगे, ऑर्डर कह देंगे कि भाई हमने वो उठाए नहीं थे सैंपल, हमने तो ये वाले उठाए थे। ऑर्डर बाद में ये कह देंगे, और बाद में जब एरर निकलेगा ऑर्डर कह देंगे हमने तो सैंपल वो देखे नहीं थे, हम क्या करें, हमने तो जो उठाए थे उसमें एरर नहीं निकला था, जो एरर निकला वो अलग सैंपल्स में ऑर्डर ही कहते हैं। तो सैंपलिंग एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों मिलके कोई फ्रॉड मैनेजमेंट कर सकता है और ऑडिटर उसे बिना देखे उसे अप्रूव कर सकता है। ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा चाहें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस वाली सिनारियो को बदल दिया। गवर्नमेंट ने कहा आज के बाद जो सैंपल उठेंगे वो ऑडिटर नहीं उठाएंगे। हैं? ऑडिटर नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा सैंपल? ऑडिटर ही तो सैंपल उठाता है, मैनेजमेंट थोड़ी उठाएगा, फिर तो और घपला करेगा मैनेजमेंट उठाएगा तो कौन उठाएगा सैंपल? सैंपल उठाएंगे कंप्यूटर्स। ऐसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। एक सॉफ्टवेयर का नाम है मूज, MUS, KPMG ये सॉफ्टवेयर यूज करती है। मूज का फुल फॉर्म है मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर उठाए गए जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा तुम लोग मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, तुम ऑडिटर और मैनेजमेंट मिलके सैंपलिंग जो तुम चाहते हो वो उठाते हो और बाद में कहते हो हमने सैंपल उठाया था। अब हम हम ये इंप्रूवमेंट ला रहे हैं ऑडिट में कि ऑडिट में जब भी सैंपलिंग होगी तो वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होगी। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का क्या मतलब है? कंप्यूटर बेस्ड सैंपलिंग होगी। और देखना आगे क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ह्यूमन बायस इज अवॉइडेड। ह्यूमन बायस क्या होता है? बायस दबाव, भेदभाव। जो ह्यूमन बीइंग के होने से भेदभाव आता है ना, खत्म हो जाएगा। अब बताओ क्या मैनेजमेंट कंप्यूटर को ये बोल सकता है अरे सुन कंप्यूटर वर्ल्ड टूर पे जाएगा क्या? तो जो मैं सैंपल बोल रहा हूं ना वो वाले उठा लियो। सुन कंप्यूटर वर्ल्ड टूर पे जाएगा क्या? क्या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्या एरर का चांस बहुत 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 कम हो गया? क्या फ्रॉड का चांस बहुत 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 कम हो गया अगर हम ना उठाएं और कंप्यूटर उठाए? जी हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी गई जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके सॉफ्टवेयर आजकल सैंपल उठाते हैं, ह्यूमन बीइंग सैंपल नहीं उठाते, ताकि किसी तरह का भी घपला हमारे ऑडिट में ना रहे। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि सैंपल जो उठाओ वो नॉन स्टैटिस्टिकल मत उठाओ। नॉन स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब? जो ऑडिटर खुद उठाता है अपनी मर्जी से। नॉन स्टैटिस्टिकल मत उठाओ। आप कैसे सैंपल उठाओ? स्टैटिस्टिकल सैंपल उठाओ, कंप्यूटर बेस्ड उठाओ। और स्टैटिस्टिक्स वर्ड पता है क्यों यूज किया? आपको याद है मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में हम लोग यूज करते हैं फाउंडेशन में, मीन मीडियन मोड। तो जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर वो मीन मीडियन मोड को यूज करते हैं। वो पूरी पॉपुलेशन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, फिर ये जो 2 हाफ हुए ना इनको और फर्दर हाफ में डिवाइड करते हैं और हर एक स्ट्रेटा से कुछ कुछ सैंपल्स उठाते हैं ताकि सबके इक्वल सैंपल्स उठें। समझ में आई बात? तो जैसे बहुत सारे यहां पर बच्चे हैं, ठीक है, मैंने उन सारे के सारे बच्चों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, सबका टेस्ट नहीं लूंगा, मैं कुछ चुनिंदा बच्चों का टेस्ट लूंगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने हर एक ग्रुप में से एक एक बच्चा उठा लिया। मुझे पता लग गया कि मेरा पूरा ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है। दिस इज नोन एज
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो कंप्यूटर जो है वो ऐसे रैंडमली नहीं उठाता, स्टैटिस्टिक्स को यूज करके उठाता है। कंप्यूटर पूरे पूरे डेटा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अच्छा सुनना भाई, एक एक्सपेंस है लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, ठीक है। इसमें 4 इनवॉइसेस तो राम के हैं, राम है लॉयर, ठीक है। 6 इनवॉइसेस श्याम के हैं, श्याम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। 8 इनवॉइसेस मनु के हैं, मनु है सीएम में। अब कंप्यूटर पता है क्या करेगा? कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर से कहा सुनो कंप्यूटर तुम्हें कोई 5 इनवॉइस उठा के लाने हैं, तो कंप्यूटर ये नहीं करेगा कि सिर्फ एक किसी के 5 उठा ले, श्याम के 5 उठा ले, ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ने देख लिया, कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि 3 ग्रुप बन रहे हैं इस वाले अकाउंट हेड में, ठीक है। 3 ग्रुप कौन से? नंबर 1 ग्रुप लॉयर, नंबर 2 ग्रुप चार्ट अकाउंटेंट, नंबर 3 ग्रुप कॉस्ट अकाउंटेंट। 3 ग्रुप बन रहे हैं, वो तीनों ग्रुप में से इक्वल अमाउंट के सैंपल्स उठाएगा। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। समझ में आया? तो कंप्यूटर भी जो उठा रहा है वो बिना दिमाग के नहीं उठा रहा, दिमाग लगा के उठा रहा है। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सैंपलिंग है। बिग फोर्स ने ये सैंपलिंग पहली बार करनी शुरू करी, जिसको अब मार्केट में सारे चार्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉपी करते हैं। बिग फोर का सबसे पहला वो था जब उन्होंने ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग टूल्स इंडिया में लाए थे, और इंडिया में स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के टूल्स यूज करने शुरू करे थे। फायदा समझ में आया स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का? फायदा समझ में आया? बस चलो अब मेथड देख लो भाई। मेथड देख लो। मेथड नंबर 1, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मतलब भाई वही, आप क्या करोगे, आप कोई भी रैंडमली कुछ भी डेटा पिकअप कर लोगे, जो आपके पास डेटा है आप कुछ भी उसमें से पिकअप कर लोगे। तो ऐसा हो सकता है चारों के चारों कॉस्ट अकाउंटेंट के इनवॉइस उठ जाएं गलती से, ऐसा हो सकता है। चारों के चारों लॉयर के इनवॉइस उठ जाएं, ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है, रैंडम सैंपलिंग है। दूसरा रैंडम सैंपलिंग है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब अब की बार क्या होगा, अब की बार 3 अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग हमारे सैंपल्स उठेंगे। तो आप मैनुअली भी ये काम कर सकते हो। जब आप मैनुअली उठा रहे हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। आप तीनों में ग्रुप बनाओ, अलग अलग स्ट्रेटा बनाओ, और स्ट्रेटा में से सैंपल अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग उठाओ। तो ये आप भी कर सकते हो मैनुअली, इसे बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। फिर है इंटरवल या सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सुनना इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से इनवॉइस जो उठने चाहिए वो आखिरी के 6 महीने के उठने चाहिए या पहले के 6 महीने के उठने चाहिए? सर दोनों के उठने चाहिए। इनफैक्ट हर महीने में से सैंपल उठने चाहिए। अगर 12 सैंपल उठाने हैं तो 12 अलग अलग महीनों के उठने चाहिए, ताकि पता तो लगे किस महीने में किस तरह का खर्चा ज्यादा आता है। इसे बोलते हैं इंटरवल सैंपलिंग। इसमें हम पूरे डेटा को अलग अलग इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो अलग अलग इंटरवल्स हैं, जो हमारे पूरे साल में जितने मंथ्स हैं, हम अलग अलग इंटरवल्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हर एक इंटरवल में से डेटा पिकअप करते हैं ताकि सारे के सारे मंथ्स का डेटा हमारे पास उठे, ठीक है। देन मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, दिस इज द मोस्ट फेमस मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड मोस्ट बिग फोर्स आर यूजिंग दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग। इसे बोलते हैं मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक चीज को वजन दिया जाता है। सुनना क्या है वो चीज, वो चीज है वैल्यू ऑफ द इनवॉइस। मान लो श्याम के जो इनवॉइसेस हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो पूरा खर्चा है 7 लाख, और पता है 7 लाख में से 5 लाख तो श्याम का ही खर्चा है। राम और मनु का खर्चा 2 लाख है, श्याम का खर्चा कितना है? 5 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा होना चाहिए कि श्याम के इनवॉइसेस ज्यादा उठने चाहिए, राम और मनु के इनवॉइसेस कम उठने चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। और सर अगर मान लो राम के इनवॉइसेस सिर्फ 10,000 रुपए के हैं टोटल, तो ऐसा भी होना चाहिए, ना उठाओ ना राम को छोड़ो, 10,000 रुपए के टोटल इनवॉइस है, 7 लाख इसका उठा के क्या भी करेंगे, छोड़ो। ऐसा होना चाहिए ना। इसे बोलते हैं मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। इसके अंदर ना केवल ये टाइम पीरियड को तवज्जो देता है, ना केवल ये सारे के सारे ग्रुप्स को तवज्जो देता है, बल्कि मॉनेटरी वैल्यू को भी तवज्जो देता है। भाई मॉनेटरी वैल्यू भी तो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर किसी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मैं उसको क्यों उठाऊं, मैं उस इनवॉइस को, मेरे तो बेकार है वो इनवॉइस, छोटा सा इनवॉइस है, इग्नोर करो। तो मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग मींस इट गिव्स एम्फेसिस ऑन मॉनेटरी यूनिट एज वेल, एंड देयरफॉर दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ डूइंग सैंपलिंग इन टुडेज वर्ल्ड। फिर है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है, आप तीनों का मिश्रण कर देते हो, तीनों को आप इकट्ठा मिक्स कर देते हो। तो सबसे पहले आप अपने डेटा को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हो, फिर आप उस डेटा को इंटरवल बेसिस पे डिवाइड करते हो, फिर मॉनेटरी बेसिस पे डिवाइड करते हो, फिर तीनों का मिला जुला के आप कोई अपना सैंपल्स उठाते हो जिसमें सारे फीचर्स आपके मिल जाएं। ये होता है टाइम टेकिंग।
इसमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसे जनरली अवॉइड किया जाता है। तो मोस्ट फेमस मेथड है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। लेकिन आजकल जो पहले सबसे ज़्यादा यूज होता था ना, वो ये था रैंडम सिंपल। जो पहले सबसे ज़्यादा यूज होता था वो कौन सा था? वो होता था रैंडम सिंपल। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो इसी वाले को किया जाता है, रैंडम सिंपल। आपको रैंडमली सैंपल नहीं उठाने, नहीं तो आपका जो वर्ल्ड टूर हो रहा है ना, वो किसने फाइनेंस किया है हमें पता लग जाएगा। चलो, सैम्पलिंग में कुछ रिस्क भी होते हैं क्या? हाँ जी हाँ सर, सैम्पलिंग में रिस्क भी है भाई। ऐसा हो सकता है ऊपर ऊपर का चावल पक गया हो, नीचे वाला चावल ना पका हो, ऐसा हो सकता है। ऊपर ऊपर की सब्जी पक गई हो, नीचे वाली सब्जी ना पकी हो, या अगर सब्जी नीचे से उठाई तो नीचे वाली पक गई हो, ऊपर वाली ना पकी हो, ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है। तो सैम्पलिंग में भी रिस्क है। हम ऐसा नहीं कह रहे सैम्पलिंग रिस्क फ्री होती है, क्योंकि जहां आप कम चेकिंग करते हो वहां पर रिस्क आना पॉसिबल है, रिस्क आ सकता है। तो सैम्पलिंग में किस तरह के रिस्क होते हैं? दो तरह के रिस्क हैं, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैंपल्स माइट नॉट रिफ्लेक्ट द कंप्लीट पॉपुलेशन। सैंपल जो बता रहा है वो पूरी पॉपुलेशन में शायद चीजें ना हो। सैंपल बता रहा है चावल पक गया, लेकिन हो सकता है सारे चावल पके ना हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज नोन एज सैम्पलिंग रिस्क। इट इज अनअवॉइडेबल, इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर सैम्पलिंग यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये रिस्क रहेगा कि जो सैंपल तुमने नहीं उठाए उन्हीं में फ्रॉड निकल जाए, ये रिस्क हमेशा रहेगा। दिस इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप सैम्पलिंग जो करते हो, बस आप ये सोचते हो कि ठीक है सर, जिस अकाउंट हेड में रिस्क ज्यादा है उसमें हम सैंपल ज्यादा उठा लेंगे ताकि ये सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। सैम्पलिंग रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क, एरर इन प्रोसेसिंग द डेटा फॉर सैम्पलिंग, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। भाई नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है कि आपने जो डेटा उठाया, आपने जब MUS में लगाया, आपको MUS यूज ही करना नहीं आता, सॉफ्टवेयर यूज ही करना नहीं आता, आपने गलत डेटा उसके अंदर डाला, उसने गलत सैंपल्स निकाल के आपको दे दिए। तो यूज भी तो करना आना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करो, सॉफ्टवेयर यूज भी तो करना आना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता फिर क्या करोगे? आप गलत सैंपल उठा लोगे। सो दिस इज रेफर्स टू द एरर इन प्रोसेसिंग द डेटा। आपने जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए डाला ना, सैंपलिंग उठाया, उसमें एरर था, ये है नॉन सैंपलिंग एरर। तो नॉन सैंपलिंग एरर को अवॉइड किया जा सकता है क्या? कैसे अवॉइड करोगे? सीखना पड़ेगा। दूसरा, एक्सपीरियंस। आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये जज करना आना चाहिए कि सैंपल किस तरह उठते हैं, किसी अकाउंट हेड में सैंपल किस तरह उठाए जाते हैं। किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, रेंट में ज्यादा सैंपल नहीं उठते, ये मेरा एक्सपीरियंस ही तो है ना, मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, वरना आपको कैसे पता होता कि रेंट में ज्यादा सैंपल नहीं उठते। तो आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये देखो मैंने पिक्चर फॉर्म में समझाया हुआ है कि सैंपलिंग के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, पिक्चर फॉर्म में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के मेथड क्या हो सकते हैं भाई? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है जहां पर हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसके कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मैं सैंपल सिलेक्ट करके इनमें कुछ सर्वे करना चाहता हूं। ये मेरी पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है भाई मेरी, ये टोटल लोग हैं जिनके ऊपर मैं कोई सर्वे करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको पिकअप कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग उठाता हूं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब मैं कोई भाई डिवीजन नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मुंबई से 10 लोग उठा लिए, 10 लोग कोई भी रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके 10 लोग उठा लिए, दिल्ली से 10 लोग उठा लिए रैंडमली, चेन्नई से 10 लोग उठा लिए। इसे क्या बोलेंगे? रैंडम सैंपलिंग। रैंडमली मैंने कुछ भी उठा लिया बिना सोचे समझे किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब मैं क्या करूंगा, मैं डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और उसके हिसाब से मैं सैंपलिंग करूंगा। जैसे मैं मुंबई में पता है क्या करूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक कैटेगरी बना दूंगा। देखो ये दोनों बुजुर्ग हैं, ये भी एक बुजुर्ग है, और कोई बुजुर्ग दिख रहा है क्या? मुंबई में 3 बुजुर्ग दिख गए, ठीक है, मुंबई में 3 बुजुर्ग। मैं क्या करूंगा, मैं बुजुर्गों की कैटेगरी अलग बना दूंगा, ठीक है, और बुजुर्गों में से कोशिश करूंगा एक सैंपल उठे, ठीक है। फिर दूसरा, मैं जो बच्चे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये रे बच्चे, ये दोनों बच्चे हैं, ये बच्चा, मैं बच्चों की कैटेगरी अलग बना दूंगा, बच्चों में से कुछ सैंपल उठाऊंगा। फिर मैं वयस्क एडल्ट्स देखूंगा, ये भाई एडल्ट्स दिख रहे हैं, इनकी कैटेगरी में अलग बना दूंगा। इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा मतलब आप डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और फिर सैंपलिंग उठाओ। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में भी ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बेहतर कौन सा है? बेहतर
स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब सुनना, अगर मेरे इस डेटा में सारे के सारे बच्चे होते तो क्या स्ट्रैटिफाइड डेटा काम आता? तब नहीं काम आता। अगर सारे के सारे बच्चे होते, अगर मेरा डेटा होमोजीनियस होता, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, तो फिर स्ट्रैटिफिकेशन काम नहीं आती। फिर आप रैंडम भी करोगे चलेगा। लेकिन अगर आपका डेटा हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब मिक्सचर है अलग अलग लोगों का, तो स्ट्रैटिफिकेशन काम आती है। तो स्ट्रैटिफिकेशन कहां काम आएगी? जहां हेट्रोजीनियस डेटा होगा। और स्ट्रैटिफिकेशन कहां काम नहीं आएगी? जहां होमोजीनियस डेटा होगा। अच्छा मुझे बताओ, रेंट रैंडम सैंपलिंग करूं या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करूं? रैंडम, सिंपल रैंडम, ठीक है। रेंट में सब एक जैसे हैं भाई, 12 के 12 महीने का जो इनवॉइस है सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा अगला, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, स्ट्रैटिफाइड करूं या सिंपल करूं? स्ट्रैटिफाइड। बस ये चीज हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है सर। एग्जाम में देखो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी। डेफिनेशन क्या? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की डेफिनेशन बता दो बस, इस सारा डिटेल। लेकिन अगर आपने समझ लिया ना कि स्टैटिस्टिकल क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ स्टेजेस ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग भाई हम कैसे कैसे करते हैं, उसके स्टेजेस क्या होंगे, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। चलो, स्टेज नंबर 1, सैंपल डिजाइन। स्टेज नंबर 1, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेथड। तो सबसे पहला स्टेज है भाई, आपको अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट करना है सैंपलिंग का। आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, बताना। कौन से 2 मेथड्स हम अभी अभी पढ़ के आए हैं सैंपलिंग करने के? स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। वो स्टैटिस्टिकल के 2 पार्ट है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। लेकिन बेसिक 2 मेथड कौन से हैं? स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। तो सबसे पहले चूज करो आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज करोगे। सो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेथड बेस्ड ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। Number 2, sample size. Determine the sample size to minimize the sampling risk. अब आपको ये जानना है कि आप सैंपल साइज कितना उठाओ, कितने नंबर ऑफ आइटम्स उठाओ जिससे आपका भाई रिस्क कम हो, जिससे आपका टेस्टिंग ऑडिट एकदम परफेक्ट तरीके से हो। सैंपल साइज आप पिकअप करो, कितना सैंपल साइज होना चाहिए। देन सैंपल सिलेक्शन, आप फाइनली सैंपल्स को उठा लो, जो सैंपल्स आपने डिसाइड करे हैं उनको आप पिकअप करो और उन पे ऑडिट प्रोसीजर लगा दो। ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब है? ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है आप उनकी चेकिंग करनी शुरू कर दो। तो ये है स्टेप्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। स्टेप नंबर 1, आपको मेथड चूज करना है ऑडिट का। स्टेप नंबर 2, कितने सैंपल चूज करने हैं, सैंपल साइज वो चूज करो। स्टेप नंबर 3, सैंपल को उठाओ। स्टेप नंबर 4, आप ऑडिट प्रोसीजर जो सैंपल पिकअप करे हैं उनका ऑडिट प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दो। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। चलो नेक्स्ट है भाई ऑडिट टेक्निक। ऑडिट टेक्निक, आओ देखते हैं कौन कौन सी ऑडिट टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं ऑडिट करने के लिए। व्हाट आर द ऑडिट टेक्निक्स अवेलेबल विद अस? ओके, ऑडिट टेक्निक्स मतलब क्या? ऑडिट करने के तरीके, वेज और मेथड्स। ऑडिट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या ऑडिट टेक्निक्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। अब ये डिसाइड करना कि कौन से अकाउंट हेड पे कौन सी टेक्निक लगेगी, ये आपके एक्सपर्टीज और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। ये कहीं नहीं लिखा कि इनमें से कौन से वाले मेथड को किस वाले अकाउंट हेड पे लगाओ। ये आपका एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, जहां पर आप ये चूज करोगे कौन सी टेक्निक हम कौन से वाले अकाउंट हेड पे लगाएं। नंबर 1, रूटीन चेकिंग। तो सबसे पहला स्टेज ऑडिट करते हुए होता है कि आप उस अकाउंट हेड को उठाते हो, उसका रूटीन स्टडी करते हो। जैसे रेंट आपने उठाया, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी रेंट के रिलेशन में? सर कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट बिना एग्रीमेंट के तो नहीं होता, एग्रीमेंट के बाद ही रेंट होता है। भाई कस्टमर को जब सेल करते हैं तो उसमें कोई एग्रीमेंट होता है? नहीं, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं, उसमें सीधा सेल कर दिया, इनवॉइस जनरेट कर दिया, इनवॉइस के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन क्या रेंट में एग्रीमेंट होता है? हमेशा। रेंट एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एग्रीमेंट होगा ही होगा।
तो आप सबसे पहले ना उस ट्रांजैक्शन को अपने दिमाग में सोचो कि इस ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या चीजें मुझे देखने की जरूरत है। जैसे रेंट के लिए रेंट अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। सो ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस देयर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज चेक्ड। क्या ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया गया है, क्या ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डाला गया है, और क्या उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है। जैसे 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2,40,000। तो रेंट 2,40,000 रुपए हमारी बुक में बुक होना चाहिए। अगर रेंट है 2,30,000 तो क्या आपके दिमाग में शक जाएगा, शक जाएगा, सर 10,000 रुपए कम क्यों है। हाँ, मैनेजमेंट हो सकता है जवाब दे दे, कह दे कि हम पहले वाले महीने में ना आधे महीने में आए थे, आधे में नहीं आए थे, हमने 15 अप्रैल को ये रेंट पे लिया था, तो पहले महीने का 10,000 नहीं 20,000 नहीं 10,000 हमारा रेंट है। एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन दिमाग में तो एक सवाल आना चाहिए ना आपके। सो आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है मैथमेटिकली वो करेक्ट है या नहीं, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन करेक्ट है या नहीं, आप ये चीज चेक करते हो। और चेक करते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली एंट्री पास हुई हुई है या नहीं हुई हुई। सेकंड, टेस्ट चेकिंग। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हो, जो उस खर्चे के आसपास इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो सही से एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं। जैसे अगर रेंट का खर्चा है तो क्या वो रेंट का खर्चा जनरल मैनेजर अप्रूव करता है पास होने से पहले। अगर तो जनरल मैनेजर अप्रूव करता है पास होने से पहले, तो हो सकता है आप रेंट का खर्चा चेक ही ना करो। आपको अरे वो चेक करता है और वो मैं देख रहा हूं सब में चेक कर रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, मैं हो सकता है चेक ही ना करूं या बहुत कम चेकिंग करूं। तो आप जो चीज सबसे पहले चेक करते हो, आप चेक करते हो कि इंटरनल कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं उस वाले एक्सपेंस में या नहीं कर रहे, जिसके बेसिस पे आपको सैंपलिंग डिटरमाइन करनी होती है, कितने सैंपल मैं उठाऊं। तो इंटरनल कंट्रोल्स आपको चेक करना होता है, इसे बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। तीसरी चीज है ऑडिट इन डेप्थ। मतलब इंटरनल कंट्रोल चाहे जितने भी अच्छे हों चाहे जितने भी बुरे हों, सेल्स में तो इन डेप्थ एनालिसिस सब्सटैंटिव टेस्टिंग होगी होगी। फिर जो और अकाउंट हेड्स हैं उनमें मैं डिटरमाइन करूंगा, अगर रिस्क कम है तो मैं इन डेप्थ चेकिंग नहीं करूंगा, अगर रिस्क ज्यादा है तो मैं इन डेप्थ चेकिंग करूंगा। सो सब डिपेंड करेगा कि मेरा रिस्क कितना है, वो कितना मेरे अकाउंट हेड से निकल के आया है, उसके हिसाब से मैं इन डेप्थ चेकिंग करूंगा या फिर इन डेप्थ चेकिंग नहीं करूंगा। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ internal controls and what kind of risk have I arrived at. Then cut off examination, इस पर देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है, इसमें ना शॉर्ट नोट पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कट ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, क्लास के दौरान मैंने इसके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं ताकि तुम्हें कट ऑफ का थियोरेटिकली, कट ऑफ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया कट ऑफ का ताकि तुम्हें थियोरेटिकल समझ में आए कि होता क्या है। ठीक है, उसी का मैं ब्रीफ स्नैपशॉट यहां पर तुमको दे रहा हूं, लेकिन क्लास वाली वो जरूर देखना, क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया। कट ऑफ का मतलब समझना, ठीक है। सपोज आज 30 मार्च है, कल लास्ट डे है ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का। अब ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर मैंने कहा सुनो भाई सुनो, आप पेन ड्राइव सेल करते हो। मैंने कहा हम पेन ड्राइव सेल करते हैं, बुक्स भी सेल करते हैं। ठीक है, मुझे ना ऑडिट की पेन ड्राइव, ऑडिट की बुक चाहिए। मैंने कहा हाँ ले लो। उसने मेरे को कहा ये लो कैश, ये लो कैश, और अब आप ऑडिट की पेन ड्राइव मेरे नाम एक बुक कर दो, मैं 2 अप्रैल को वापस आऊंगा और ऑडिट की पेन ड्राइव और बुक आपसे ले जाऊंगा। समझ में आई ट्रांजैक्शन। कैश आपको आज ही मिल गया एडवांस में, आपने हो सकता है इनवॉइस भी दे दिया, इनवॉइस जनरेट करके दे दिया। उसने कहा लेकिन मैं लेके कब जाऊंगा, 2 दिन बाद लेके जाऊंगा। भैया आप दुकान में भी ये कर सकते हो। दुकान में आप गए, दुकान में आपने कहा मुझे शोक पीस बहुत पसंद है लेकिन आज नहीं लेके जाना, मुझे परसों लेके जाना है, आप कैश ले लो, आप इसे पैक करके रख दो, मैं 2 दिन बाद आके ले जाऊंगा। अब सुनना जरा, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, जो सेल्स रिकॉग्नाइज होगी, वो 30 मार्च को होगी जब पैसा मिल गया दुकानदार को, या वो 2 अप्रैल को होगी जब वो गुड एक्चुअली डिलीवर हुए हैं हमारे कस्टमर को। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2 अप्रैल बुक, क्यों कह रहे हैं 2 अप्रैल को होगी? हाँ जी, दोबारा बोलो। अरे कोई बात नहीं, वो बोल रही है तो चुप थोड़ी कर रही है, तुम्हें ऐसे देख रहे हो उसको, बाल नोचोगे क्या उसके? तो गुस्से से देख रहा है उसको। तुम बोलो ना, तुम, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम बोलो। हाँ, उससे गुस्सा आ गया। हाँ बोलो। पोजेशन एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब तक गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते, सेल्स नहीं मानी जाती। सेल्स तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। अब सुनना मेरी बात, तुम 2 दिन बाद वापस दुकान पे गए और वो शोपीस तुम्हें टूटा हुआ मिला, क्या तब भी खरीद लोगे, अपने पैसे वापस मांगोगे?
सिंपल। तो बताओ सेल 30 मार्च को हुई या सेल 2 अप्रैल को हुई? और वो जो दुकानदार था वो तो खुश है, पैसे आ गए, इनवॉइस जनरेट हो गया, वो सेल्स बुक करके बैठा है, मेरी सेल्स बुक हो गई। क्या सेल्स बुक होनी चाहिए 30 मार्च को या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। ऑडिटर को यह बात इंश्योर करनी है कि जिस भी माल के, जिस भी फिनिश गुड्स के, जिस भी प्रोडक्ट के पैसे आ गए हैं, इनवॉइस तक रेज हो गया है, उसका सेल्स नहीं रिकॉग्नाइज करना अनलेस एंड अनटिल उसका पोजेशन, उसकी डिलीवरी कस्टमर को ना हुई हो। और हमेशा 25 मार्च के बाद के जितने इनवॉइसेस होते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इसमें रिस्क रहता है कि इनवॉइस तो जनरेटेड है और हो सकता है पैसे भी आ गए हों लेकिन माल डिलीवर ना हुआ। और अगर माल डिलीवर नहीं हुआ तो बताना क्या सेल्स रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको जिस ईयर एंड पे आप कट ऑफ कर रहे हो, कट ऑफ मतलब जिस ईयर एंड पे आपने ईयर को खत्म किया है, उसके पहले की ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसकी बाद की ट्रांजैक्शन बाद रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसमें खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। इसे बोलते हैं कट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपको करना पड़ता है अकाउंट हेड्स में, जैसे सेल्स, परचेजेस में भी होता है भाई ये। इन अकाउंट हेड्स में भाई इस तरह का कट ऑफ एग्जामिनेशन करना। समझ में आया कट ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मतलब? अच्छा सुनो, क्या 5 मार्च की इनवॉइस का कट ऑफ एग्जामिनेशन करोगे? 5 मार्च मानसी बोलो, क्या 5 मार्च की इनवॉइस का कट ऑफ एग्जामिनेशन करोगे? 5 मार्च नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। 5 मार्च से 31 मार्च हैं, इतने दिन में तो ऑब्वियस सी बात है माल ट्रांसफर हो ही गया होगा। अनलेस एंड अनटिल तुम कर रहे हो शिपिंग का बिजनेस। शिपिंग का बिजनेस एक लौता ऐसा बिजनेस है, आप शिप कर रहे हो, बाहर शिप करते हो, आप माल भर के शिप में बाहर भेजते हो, यूएस भेजते हो, कनाडा भेजते हो, बाहर भेजते हो। वहां पर जो कट ऑफ प्रोसीजर होता है वो ऑडिटर को 1 महीने से ज्यादा का भी करना पड़ता है, वहां करना पड़ता है। और एफओबी है या सीआईएफ है। एफओबी क्या होता है? एफओबी, कृष्णा को तो खांसी आ गई एफओबी सुनते जी, याद आ गया, वाह शाबाश। चलो किसी एक बच्चे को तो याद आया कि हमने एफओबी कहां करा है। कम से कम किसी एक को तो याद आया। नालायक। एग्जाम कब है तो बता दो। दिसंबर 2024 है, तो भी टाइम बहुत कम है डीटीआईटी करने के लिए। बता रहा हूं अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो जब दिसंबर पास आ रहा होगा इन नालायकों की तरह टैक्स ऑडिट का लिमिट भी नहीं पता होगी, सेक्शन भी नहीं पता होगा। अभी सुधर जाओ, राइट टाइम है। इन लोगों का जून में जो हालत होने वाली है वो सिर्फ मैं जानता हूं, ये लोग खुद भी नहीं जानते। इससे तो हाथ मिलाना पड़ेगा यार। थैंक यू वेरी मच। आप महान हैं, ठीक है, थैंक यू। किसी को तो पता है कि कस्टम में है। अरे भाई सीआईएफ और एफओबी क्या होता है? सर मेरे को नहीं पता। अच्छा, अटेम्प्ट कब है? सर मेरा दिसंबर में। देखो अभी जून था, दिसंबर हो गया डर की वजह से। हाँ जी, अटेम्प्ट कब है? पढ़ा नहीं। अच्छा। नालायक। हाँ, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। सिर्फ फुल फॉर्म बता दो। एफओबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बता दो बस, डेफिनेशन मत बताओ, बहुत मुश्किल है डेफिनेशन तो। बस फुल फॉर्म बता दो। नालायक। तो जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे आप, जब भी गुड्स को बाहर भेजोगे इंडिया से, तब कट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन का नहीं होता, पूरे 1 महीने या कई बार 1.5 महीने का भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका शिप कितनी दूर जा रहा है। लेकिन अगर आप यूजुअल दुकानदार का, रिटेलर का या यूजुअल दुकानदार का जब ऑडिट करते हो तो कट ऑफ एग्जामिनेशन आप 5 दिन का कर लो, 31, 30, 29, 28, 27 चल जाएगा काम, 26 तारीख से कर लो तो चल जाएगा। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? क्यों शिपिंग वाले का हमने लंबा पीरियड रखा? क्योंकि उसको पहुंचने में टाइम लगेगा ना, और जो डोमेस्टिक है मैंने उसका कम समय रखा। ठीक है, धर्मेंद्र कितना खुश हो गया, क्या उसको देख के इतना खुश क्यों हो गए? क्या वो छोड़ो, फ्री ऑन बोर्ड। और सीआईएफ का मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पे कस्टम ड्यूटी डिटरमाइन होती है, जिसके बेसिस पे आपका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और ये कस्टम्स करके एक सब्जेक्ट है आपके इंटर, पता है आपको?
कस्टम्स पता है? हाँ, किसमें? आईडीटी में? अरे वाह, पता है भाई, पता है कस्टम्स, अरे वाह, वेरी गुड। और आईडीटी में और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और कौन कौन से? अरे चैप्टर के नाम तो पता है भाई, चलो चैप्टर के नाम तो पता है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक समझो क्या होता है भाई? आपका सरप्राइज टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट। कभी भी क्लास में आके आपको बोल दिया कि चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, बिना प्रिपरेशन के आपको बोला जाता है क्वेश्चन करके दिखाओ। ऑडिट में ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है। ऑडिट करते हुए हम बिना कई बार बिना मैनेजमेंट के नॉलेज के हम किसी भी फाइनेंस के पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं ये अकाउंट हेड में निकाल के दिखा दो। हम उन्हें कोई टाइम नहीं देते प्रिपरेशन करने का। स्पेशली जब हमें कैश काउंट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम सडनली जाते हैं और सडनली जाके कैश काउंट करते हैं ताकि हम देखें बुक से टैली कैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं सरप्राइज चेक। विजिट एट क्लाइंट्स प्लेस विदाउट प्रायर नोटिस फॉर कैरिंग आउट ऑडिट प्रोसीजर। हमने क्लाइंट को बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, हम सडनली आ जाते हैं और धप्पा कर देते हैं उनको। जब धप्पा करते हैं उनको, तब रियलिटी में पता लगता है कि भाई वो कितने पानी में क्या गड़बड़ी कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, क्या चीज़ हमसे छुपा रहे हैं जो उनको पकड़ी जाती है जब हम सडनली जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। सुनना है सरप्राइज चेक। वॉक थ्रू होता है भाई, आप कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप उस पूरी ट्रांजैक्शन को अच्छे से स्टडी करते हुए ट्रांजैक्शन आखिरकार होती कैसे है। जैसे अगर सेल्स होती है किसी कंपनी में, तो आप बिजनेसमैन को बिठाते हो, पूछते हो भाई तुम सेल्स करते कैसे हो, तो वो तुम्हें बताता है कि हमारी दुकान है वहां से सेल्स करते हैं, अमेजॉन पे हमारा प्रोडक्ट लिस्टेड है वहां से सेल्स करते हैं, और वेबसाइट है, वेबसाइट से सेल्स होती हैं, हमारे फ्रेंचाइजीज हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां से सेल्स होती हैं। तो आपको अपने सारे पूरे प्रोसेस का ना डिटेल बताता है। इस डिटेल को जानना क्या तुम्हारे लिए जरूरी है? क्यों जरूरी, क्यों जानना चाहते हो इतनी डिटेल में चीजें? सर ऑडिट प्रोसीजर तभी तो पता लगेगा, हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए चेकिंग करने के लिए, तभी तो पता लगेंगे जब हमें ऑडिट का प्रोसेस पता हो। सो वॉक थ्रू मींस ऑब्जर्विंग अ ट्रांजैक्शन सिंस इट्स इंसेप्शन, उसकी इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग से लेकर टू इट्स कंप्लीशन तक पूरी ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करना। इंटरनल कंट्रोल्स आर आल्सो टेस्टेड यूजिंग दिस टेक्निक। इंटरनल कंट्रोल्स भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं भाई ऑडिट के, ठीक है। ये कट ऑफ प्रोसीजर का एक प्रैक्टिकल भाई क्वेश्चन है। चलो एक पार्ट कराऊंगा, बाकी सारा आप अपने आप करना, ठीक है। सेल्स हो रही है, डेट ऑफ इनवॉइस है 29 मार्च। मटेरियल कब आपकी फैक्ट्री से डिस्पैच हो गया? 30 मार्च। मटेरियल कस्टमर को रिसीव कब हुआ? 31 मार्च। आपको किस ईयर में सेल्स वाली रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए? पिछले साल में कर देनी चाहिए, 24-25 में कर देनी चाहिए, ठीक है। एक और देखते हैं, इनवॉइस जनरेट हुआ 30 मार्च, मटेरियल डिस्पैच हुआ आपके यहां से 31 मार्च, कस्टमर तक कब पहुंचा? 1 अप्रैल। आपको कब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए अपनी बुक्स में? समझ में आ गया? 25 से अगले साल में करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अगले साल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली। अच्छा, हम अगर सिर्फ इनवॉइस डेट के बेसिस पे अगर अपनी सेल्स को रिकॉग्नाइज करें, गलत होगा सही होगा? गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इनवॉइस नहीं देखने होते, आपको कब मटेरियल पहुंच रहा है वो भी देखना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब सुनना भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ये जादू है, जादू, ये मैजिक है, ये मैजिक है, ये जादू है। पता है जादू कैसे है? बिना एक भी इनवॉइस देखे, बिना एक भी डॉक्यूमेंट देखे, मैं किसी अकाउंट हेड का ऑडिट कर सकता हूं। बिना इनवॉइस देखे, मैं इनवॉइस नहीं देखूंगा और मैं कोई अकाउंट हेड का आपका डिटेल नहीं मांगूंगा, मुझे डिटेल दो तो मैं कोई डिटेल नहीं मांगूंगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगूंगा आपसे, और मैं ऑडिट कर दूंगा। एग्जाम्पल दूं, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस में आपने बस एक चीज जान ली, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट से जानी, चाहे रेंट अग्रीमेंट से जानी, चाहे अपने पास्ट ईयर के वर्क पेपर देख के जान ली, भाई कंपनी का रेंट है 20,000 रुपए महीना, तो बताना पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? क्या ये लॉजिक है या डॉक्यूमेंट से देख के तुमने बताया? लॉजिक है, ये लॉजिक है। जो डॉक्यूमेंट तुम्हें नहीं देखना पड़ा, लॉजिकली तुमने पूरी की पूरी कंपनी की रेंट एक्सपेंस को 1 सेकंड में ऑडिट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं देखा। अब सुनना अगला मेरा एग्जांपल। एक कंपनी है जिसका किस चीज का बिजनेस है? एएमसी। एएमसी क्या होता है? अरे मेरे बारे में बाद में पढ़ लेना, मैं तो सामने साक्षात खड़ा हूं, पहले मेरे को देख लो ना। अभी पढ़ना है मेरे बारे में, पहले मेरे से पढ़ लो फिर मेरे बारे में पढ़ लेना। एएमसी होता है एसेट मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब आपके जितने भी एसीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी होगी जो पूरा
आपके एएमसी आपके एसेट को मैनेज करने का भाई कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी आपसे और कहेगी मैं आपके एसी हर साल विंटर्स में आके ऑडिट करूंगा और साल का 6,000 रुपए लूंगा, फिक्स्ड इनकम। तो उस कंपनी की पॉलिसी है, वो 6,000 रुपए में हर कंपनी के एसी मेंटेन करती है। अब सुनना, रेवेन्यू मुझे टेस्ट करना है इसका, ठीक है? मुझे बस एक चीज जाननी है, वो क्या? इस कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं? मान लो कंपनी ने मुझे बोला भाई मेरे इस साल 36 कस्टमर्स हैं, तो बताओ मुझे सेल्स नंबर पे अराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 इंटू 6,000 मेरा रेवेन्यू का नंबर आ जाएगा क्या? क्या मुझे कोई इनवॉइस देखने की जरूरत है इसमें? क्या मुझे कोई किसी भी तरह का कोई डिटेल देखने की जरूरत है? नहीं, मैंने ऑडिट कर लिया बिना इनवॉइस देखे, बिना कोई एग्रीमेंट देखे मैंने ऑडिट कर लिया। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको यूज करके आप बिना डॉक्यूमेंट देखे, बिना कोई इनवॉइस देखे अपना ऑडिट कर सकते हो। आप एक फिगर निकाल के ला सकते हो कि ये फिगर होनी चाहिए जो इस खर्चे की या इस इनकम की फिगर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो छुट्टी, आपको आगे डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ज्यादा अगर मान लो शक हो रहा है या ज्यादा अगर चुल मच रही है तो फिर उठा लो डॉक्यूमेंट, कोई भी इनवॉइस उठा के देख लो, आपकी मर्जी। आपके पास सारे के सारे अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन एक लेवल तक तो आप बिना डॉक्यूमेंट के ऑडिट करने में सक्षम हो गए ना। इन्हें बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें एनालिसिस किया जाता है। अब सुनना मैं बताता हूं बिग फोर के पार्टनर्स क्या करते थे। पार्टनर होते हैं जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, ठीक है? पार्टनर्स क्या करते थे? ऑडिट करने जब वो आते थे तो हम तो लगे रहते थे 2 महीने से कीजिए, हम वर्क पेपर बना रहे हैं, सब इनवॉइसेस को चेक करें, इनवॉइसेस की कॉपी फाइल में लगा रहे हैं, प्रॉपर्ली फाइल बना रहे हैं कि पार्टनर आएंगे सब हमारा काम देखेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। और वो आते थे और वो पता है क्या करते थे? वो सिर्फ एनालिटिकल रिव्यू करते थे। एनालिटिकल रिव्यू समझना क्या होता है? वो क्या कहते थे? वो कहते थे बताओ जरा सेल्स इस बार कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है। हम कैलकुलेट करते थे। इंक्रीज परसेंटेज निकालना आता है? कैसे निकलता है? करंट ईयर सेल्स का परसेंटेज इंक्रीज, सेल्स का करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज निकालना आता है। परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ पिछले साल के मुकाबले करंट ईयर? दोबारा बताओ फॉर्मूला, करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, परसेंटेज निकल के आ गई। हमने बोला 24%। तो पार्टनर कैसे एनालिसिस करते हैं? सुनना, वो कहते थे अगर सेल्स 24% इंक्रीज हो रही है तो मेरे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी और चीजें हैं वो सब अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास इंक्रीज होनी चाहिए। क्या जबरदस्त लॉजिक लगाते थे वो लोग। और जहां पर भी ये होता था कि कोई ऐसा खर्चा है जो 24% नहीं 40% इंक्रीज हो रहा है, वहां वो पकड़ लेते, लाओ मुझे ये वाला खर्चा दिखाओ जरा, 40% क्यों इंक्रीज हो रहा है? भाई सीधी सी बात है ना, आपकी जितनी सेल्स बढ़ेगी उसी हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। अब यहां पर अगर मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे कंफर्टेबली बैठे हैं, 100 बच्चे आ गए तो क्या ये कमरा सफिशिएंट रहेगा या हमें एडिशनल रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे? और वहीं मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, रेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब मेरा रेंट का खर्चा बढ़ेगा तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए इतना परसेंटेज खर्चा अपना बढ़ाना पड़ा। तो पार्टनर्स क्या करते थे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इनसाइट दे रहा हूं। पार्टनर्स कभी भी डॉक्यूमेंटेशन में जाते नहीं थे। वो तो कहते हैं टीम देख रही होगी, ये सब लोग अपने आप देख लेंगे, खुद चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट है, सारे के सारे खुद देख लेंगे। हमें तो बस ये बता दो एनालिसिस करके आपने सही रेशो निकाली है नहीं निकाली, इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। बताओ लॉजिक समझ में आया? तो इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है इवैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप्स। जब हम रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करते हैं बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, तो जो फाइनेंशियल डेटा है उसके भी रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करते हैं। आपने सुना होगा करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो। सृष्टि तो कह रही नहीं, कभी नहीं सुना। 11-12 तो मैं ले दे के पास हुई थी, मैंने एग्जामिनर को पैसे दिए तो 11-12 पास हुई थी। एफएम में भी है। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? एक मिनट उससे बोलने दो ना। हाँ, क्विक रेशियो का अच्छा फॉर्मूला होता है। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ बोलो, नहीं तो जितनी देर में तुम नाटक कर रही हो ना उतनी देर में सब बोल लेंगे। अब देखो, आई एम जस्ट गिविंग अ रियलिटी चेक टू ऑल ऑफ यू। प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट 2 months अवे फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, and if your brain is not working fast, that current ratio is current assets divided by current liabilities, and you are waiting for other people to answer before you're saying sir other people तो वर्क बोल रहे हैं, सब पहले बोल देते हैं। This is a big traumatic situation for me। ये एक ट्रॉमा है जो तुम्हें समझना चाहिए। ये एक बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है तुम लोगों के लिए। ट्रस्ट मी, मैं मजाक एक अलग बात है, बट मैं सीरियसली ये भी सोचता हूं कि
तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या चाहते हो अपने आप से और अगले अटेम्प्ट से। क्योंकि अगर तुम्हें इतनी बेसिक चीजें, अगर मैं पूछूं जैसे टैक्स ऑडिट की लिमिट, तो पीजीबीपी सेक्शन में हम एक बेसिक चीज पढ़ते हैं, टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है या सेक्शन क्या है, देख लिया गूगल, बढ़ गई है उस साल, अमेंड हो गई है, गलत बताइए तुमने। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट यू आर नॉट सेलिंग इन अ सेफ बोट। आप लोग सेफ बोट में सेल नहीं कर रहे, प्लीज ये बात को अंडरस्टैंड करो, प्लीज अपनी प्रायोरिटीज को समझो लाइफ की। समझ लो मैं बार बार टोकने का, हर साइड आके टोकने का ये रीजन है, प्लीज प्रायोरिटीज को समझो। इस समय आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है जो आप नहीं कर रहे हो। इस समय आके अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो सर डीटी हमारा 1 महीने में खत्म होगा, आज मैं सुबह सुबह किसी ने वर्ड्स बोले हैं, डीटी हमारा डीटीआईटी 1 महीने में खत्म होगा, वो फ्यूचर टेंस की मेरे से बात कर रहा है, मतलब डीटी खत्म होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के मिड में, और जून में तुम्हारा एग्जाम है। फिर मत कहना टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये मत कहना टीचर तो बेकार था, अरे यार कोर्स ही खत्म नहीं करवाया, टीचर है बेकार, टीचर अच्छा नहीं था। टीचर को मत दोष देना, या परिस्थिति भाग को मत दोष देना, अरे यार पेपर ही गंदा बनाया, पेपर चेक करना, ये मत बोलना, ये मत बोलना, चेकिंग बड़ी टफ हुई, ये मत बोलना, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी पता नहीं फिर क्या हो गया, ये मत बोलना। क्योंकि तुम्हारे सामने मैं एक रियलिटी चेक रख रहा हूं, ठीक है। मुझे एक बंदा, क्योंकि तुम लोगों से मैं इंस्टाग्राम पे भी टच में हूं, मुझे एक बंदा कहता है सर फलाने टीचर ने हमें ये कहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो 20 मई तक खत्म होगा। मेरे को एक आप में से एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था पिछले कुछ दिनों में, और फिर वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसे बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। अरे क्या करना चाहिए क्या मतलब है, तुम्हें खुद समझ नहीं आता? अगर 20 मई तक सिलेबस खत्म होगा तो तुम कब रिवीजन करोगे, तुम्हें समझ में नहीं आता। फिर वो बंदा मेरे से पूछता है सर तो क्या करना चाहिए। अरे दुनिया के सारे रिसोर्सेज इस समय तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, यूट्यूब से लेकर मैराथन लेक्चर से लेकर, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फुल वीडियोस खरीदी हुई हैं। अगर कोशिश करना चाहो तो क्या चीज संभव नहीं है। और अगर ना करना चाहो, बहाने मारते रहो, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, आने जाने में टाइम लग जाता था, मैं पढ़ कैसे पाऊंगा ना, घर जाके थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर ये बहाने मारते रहो तो बहाने तो मैं तुम्हें 10,000 और दे दूंगा ना पढ़ने के, जो तुम अपने पेरेंट्स को ऐसे दे दोगे और पेरेंट्स चुप हो जाएंगे, पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे कि फेल क्यों हो गया। तो उल्टा पेरेंट्स तरस खाएंगे, चल कोई बात नहीं बैठ जा, आइसक्रीम चॉकलेट खा, तू तो बहुत गंदी सिचुएशन में था। मैं ऐसे बहाने जानता हूँ जब तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल कन्विंस कर देंगे। जब तुम फेल हो ना और जब पेरेंट्स मारने वाली स्थिति में आ जाए, मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें बहाने बता दूंगा, जो बहाने तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे और वो सच एकदम मान जाएंगे कि हाँ ये सही कह रहा है, ये तो आंसू आ जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में। लेकिन अगर ये चाहते हो कि वो परिस्थिति ना आए और कल को पछतावा ना हो कि यार समय रहते अगर ये कर लिया होता तो, समय रहते अगर जाग जाते तो, समय रहते अगर ये कर लिया होता तो, अगर ये थॉट्स ना आए दिमाग में तो उसका क्या करना है, वो स्टेप्स अभी लेने हैं। अब देखो, मुझे आज सुबह किसी ने कहा सर डीटीआईटी का कोर्स 1 महीने में खत्म होगा। चलो भाई ठीक है, तुम कह रहे हो डीटीआईटी का कोर्स नहीं खत्म हुआ, 1 महीने में खत्म होगा, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या तुम्हारे पास एक्शन प्लान है कि डीटीआईटी अगले 1 महीने में कैसे खत्म होगा? क्या सोचा है कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना? क्या सोचा है? एबीसी एनालिसिस है? कस्टम्स कितनी पढ़नी है कितनी नहीं पढ़नी सोचा है? कस्टम्स का कौन सा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता, सोचा है? टाइप्स ऑफ ड्यूटी एग्जाम में आता है नहीं आता, पता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने मार्क्स एग्जाम में आता है, पता है? कैपिटल गेन्स कितने मार्क्स आता है, पता है? नहीं पता। तो जब प्लान ही नहीं है हाथ में तो करोगे कैसे? ठीक है, टारगेट है 1 महीने में डीटीआईटी खत्म होगा, लेकिन कैसे? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो मासूम बन जाते हो, भोले बन जाते हो, पपी फेस लेके मेरे पास आते हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा सर, क्या करें? सर हो जाएगा अपने, ये पपी फेस से ना मैं नहीं पिघलने वाला। मैंने 3 प्रोफेशनल डिग्रीज करी हैं और मैं इन प्रोफेशनल डिग्रीज के जड़ तक गया हूँ कि इनके जड़ में क्या है, और पिछले 15 साल से मैं इन 3 प्रोफेशनल डिग्रीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। पपी फेस ना मेरे सामने नहीं काम करते, मेरे सामने काम करती हैं स्ट्रैटेजीज। मेरे सामने वो स्टूडेंट्स काम करते हैं जो मेरे को कहते हैं कि सर डीटी के ये 15 चैप्टर हैं, ये 8 हमने डिसाइड करे हैं कि हम एक कैटेगरी में रखेंगे, ये पढ़ेंगे, आप प्लीज चेक कर दो। मेरे सामने वो बच्चे कारगर सिद्ध होते हैं, उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन एक अच्छी कर पाता हूं। अगर तुम मेरे पास आए, सर बता दो, गाइड कर दो डीटीआईटी कैसे पढ़ना है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई रैंडम तुम्हें बात ऐसे कह के टरका दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस तरह आए, मेरे पास ये आए कि सर कस्टम में ना ये 5 चैप्टर हैं, सर 5 में से ना 3 में से क्वेश्चन हर साल आया है पिछले एग्जाम में, तो क्या 3 कर लूं, चल जाएगा? मेरा जवाब तुम्हारे को बहुत अच्छा मिलेगा,
और मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगा। इसलिए बार बार ये कह रहा हूं, मजाक उड़ाने की कोशिश करता हूं ताकि तुम समझ जाओ कि मैं जो सरकाज़िज्म कर रहा हूं वो क्यों सरकास्टिक वे में तुम्हें बोल रहा हूं, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो डांटूंगा भी, नहीं डांटोगे तो मारूंगा भी। तुम्हारे पेरेंट्स इस समय तुम्हारे से दूर बैठे हैं, तुम्हारे से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तुम्हें दिल्ली भेजा है, तुम्हें यहाँ पर पीजी का खर्चा तुम्हारा दे रहे हैं, तुम्हारे सारे खर्चे दे रहे हैं। प्लीज़ उनका मान रख लो, प्लीज़ उनका सम्मान रख लो, उनको हताश मत होने दो। कम से कम अपना 100% तो दो भाई। प्रोफेशनल एग्जाम है, 100% देने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, ये बात श्योरिटी है, लेकिन कम से कम 100% तो दो। तुम तो अपना 70% भी नहीं दे रहे, तुम तो अपना 60%, तुम्हें तो अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं पता। मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? क्या 20 मई तक मुझे कोचिंग जाना ही नहीं, तुम्हें तो ये नहीं पता। तुम तो अभी उन सवालों से जूझ रहे हो जो बेसिक ABC वाले सवाल हैं। उन सवालों से तो कम से कम बाहर आओ। एक बार कोर्स इंडिपेंडेंटली, विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी टीचर, विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी स्टूडेंट, विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी सीनियर, एक बार कोर्स उठा के तो देखो भैया कोर्स क्या है, कितने एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस किस अटेम्प्ट में ये चैप्टर आया है, एक बार उठा के तो देखो। अगर वो उठा के ही नहीं देखा तो तुम टारगेट अचीव करने का कैसे सोच पा रहे हो, ये बताओ। ऑडिट तो ऐसा है कि आखिरी के एक हफ्ते में भी करोगे चल जाएगा। मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है टैक्सेशन की, कि टैक्सेशन पूरा सिलेबस एक तरफ, टैक्सेशन एक तरफ, मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है टैक्सेशन। इसलिए टैक्सेशन में मुझे याद है मैंने वीडियोस डालने से पहले ये वीडियो डाली थी, हाउ टू स्टडी DTIIT। मुझे लगता है मेरी जो वीडियोस है वो यूजफुल नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए वो वीडियो ज्यादा यूजफुल है जहां मैं लिखा है हाउ टू स्टडी DTIIT, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो पहले डाली। क्योंकि इस कोर्स को संभालना, अपने काबू में लेना, एक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मत करो ये अपने साथ जो तुम कर रहे हो। अभी तुम नहीं समझ में आ रहा, बाद में बहुत समझ में आएगा और पछताओगे। कम से कम प्लान तो बनाओ, कुछ तो प्लान अपने दिमाग में रखो। मुझे ये तो बताओ सर मेरा प्लान कितना है, मैं अगले 7 दिन में क्या करने वाला हूँ, अगले 8 दिन में क्या करने वाला हूँ, अगले 20 दिन में क्या करने वाला हूँ, अगले 1 महीने में क्या करने वाला हूँ। मुझे कम से कम प्लान तो बताओ। कितने नंबर ऑफ डेज तुमने किस सब्जेक्ट के लिए, किस चैप्टर के लिए रखे हैं, कम से कम ये तो बताओ। कि सर मैंने 7 दिन लॉ के लिए रखे हैं, मैंने 5 दिन ऑडिट के लिए रखे हैं, कम से कम नंबर ऑफ डेज ये तो बताओ। कौन से चैप्टर करोगे, कौन से नहीं करोगे, कौन से हल्के करोगे, ये तो बताओ। कम से कम कुछ प्लान तो होना चाहिए दिमाग में कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ करेंगे, जून अटेम्प्ट देंगे, देंगे तो देंगे, देना है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी जून अटेम्प्ट दे दिया जाएगा। बोध ग्रुप दे रहे हैं जून अटेम्प्ट में, ऐसे थोड़ी बोध ग्रुप दिए जाएंगे। बोलने से थोड़ी होता है, एक्शन तो करके दिखाओ। आदित्य कहाँ है आज, क्यों नहीं आया, सो रहा है? अच्छा गुड। और वो कहाँ है, घर गया, तो अब आएगा नहीं वापस, सेल्फ स्टडी करेगा, कब आएगा? ठीक है चलो, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कोई डॉक्यूमेंट नहीं टच करेंगे, ठीक है। रेशियो स्टडी करेंगे, रेशियो, रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, दो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में रिलेशनशिप क्या है उसके बेसिस पे ऑडिट करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इनटू अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, जहां पर भी इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसा मैंने बताया। जोन सा एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ा होगा या बहुत ज्यादा कम हुआ होगा, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन यूजुअली नहीं होनी, फ्लक्चुएशन, उनको हम स्टडी करेंगे। ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, पिछले सालों में क्या होता आया है और इस साल क्या नया हुआ है, उस चीज को एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे ऑडिट करेंगे। एनालाइज द फ्लक्चुएशन इन अमाउंट ओवर द ईयर्स, चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना बढ़ा, खर्चे कितने बढ़े, एम्प्लॉय का काउंट कितना बढ़ा, एम्प्लॉय नंबर कितने बढ़ गए, वो एनालाइज करेंगे। इन्वेंट्री का लेवल आपने कितना बढ़ाया, कितना स्टॉक बढ़ा के रखा, वो एनालाइज करेंगे। फिक्स एसेट कैपेसिटी कितनी बढ़ी, वो एनालाइज करेंगे। तो इसमें ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं भाई, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला बता दो जीपी रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दो, एवरेज रिसीवेबल्स, नेट सेल्स अपॉन में एवरेज रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, हम इनको एनालाइज करेंगे। फिर टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस का मतलब ये होता है भाई कि अगर मेरा एम्प्लॉय काउंट बढ़ा 10% से, तो मेरी सैलरीज का अमाउंट भी कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10%। मान लो मैंने 10% एक्स्ट्रा लोगों को हायर किया, ठीक है, तो मेरा सैलरी का अमाउंट भी कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10%। अब सुनना, सैलरी का अमाउंट बढ़ा है 30% से और सैलरी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े हैं 10% से, बताना जरा क्या रीजन हो सकता है?
न्यू एम्प्लॉयज, परफेक्ट। जो नए एम्प्लॉय आए ना, उनमें ज़्यादा हाई सैलरी वाले हमने एम्प्लॉय हायर करे हैं। क्विकली चेक कर लो जो नए एम्प्लॉय उनके सैलरी पैकेज क्या है और एवरेज सैलरी कंपनी में क्या चल रही है, आपको पता लग जाएगा 30% क्यों हाई हो। सो आप जितने भी रीजनेबलनेस टेस्ट करोगे ना कि रीजनेबल ये खर्चा है या नहीं है भाई, आप वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस से करो। कंपेयरिंग सर्टेन अकाउंट्स एंड बैलेंसेस विद अदर अकाउंट्स एंड बैलेंसेस। रॉ मटेरियल कंजम्पशन को प्रोडक्शन से चेक करो। रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, कहां जा रहा है भाई रॉ मटेरियल? अगर रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी तो बढ़नी चाहिए, तो कहां जा रहा है रॉ मटेरियल? वेस्टेज टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग वर्सेज इंक्रीज इन वेजेस, ऐसे आप चेकिंग कर लो। ठीक है, चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है वो हुई है ऑडिटिंग। अब पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो गया है। ऑटोमेटेड मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑडिटिंग होगी। जैसे मैंने आपको बताया, सैंपल क्या इंसान उठाएंगे या सॉफ्टवेयर उठाएंगे? सॉफ्टवेयर उठाएंगे सारे के सारे सैंपल उठाने के लिए इंसानों की मदद नहीं ली जाएगी, सॉफ्टवेयर करेंगे। इसी तरह ऑडिटिंग अब सारा का सारा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे करा जाता है। सॉफ्टवेयर ही आपको बताता है कि रिस्क कितना है, सॉफ्टवेयर ही आपको बताता है सैंपल कितने उठाना, और जब आप सैंपल में पूरा काम कर लेते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हो, सॉफ्टवेयर ही आपको बताता है ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है। आजकल इस लेवल पे ऑटोमेशन हो चुका है ऑडिट का, हर चीज ऑटोमेटिक होती है, हर चीज कंप्यूटर से होती है। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, आप डेटा को एक्यूरेटली प्रोसेस कर सकते हो। भाई पहले ना बही खाते होते थे, बही खाते पता क्या होता है? रेड कलर की बुक होती है, उसमें हाथ से लिखे जाते थे बही खाते। ठीक है, आज की डेट में टैली हो गया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑरेकल आ गया है। अरे सुनो, तुमने कभी ये प्रॉब्लम फेस करी है क्या कि बैलेंस शीट टाई नहीं कर रही? करी है क्या? अकाउंट्स में करते हो ना। अब बताओ, क्या ऑरेकल में या जब सिस्टम में आप जब अकाउंटिंग एंट्री करते हो, क्या ऐसा मुमकिन है कि बैलेंस शीट टैली ना करे? नहीं, वहां ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आप डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो। अगर आपने डेबिट में लिखा 2600 और क्रेडिट में लिख दिया 26,000, तो वह एंट्री को पास ही नहीं करेगा। तो सिस्टम में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो। सिस्टम में बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। सर तो क्या ऐसा हो सकता है एग्जाम में हमें सिस्टम मिल जाए ताकि बैलेंस शीट हमेशा टैली हो? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो डेटा की जो प्रोसेसिंग है ना अकाउंटिंग की, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है ऑटोमेशन की वजह से, क्योंकि अब हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है, हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। इस वजह से प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। प्रोसेसिंग हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इजीली, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन इजीली प्रोसेस हो जाती हैं। 1 लाख अकाउंटिंग एंट्री हो, 1 सेकंड में सारी सारी पोस्ट हो जाएंगी। बैलेंस शीट अपने आप बन के आ जाती है। आप बैलेंस शीट बनाने में मेहनत करते हो ना, आजकल कोई ऐसा प्रैक्टिकली मेहनत नहीं करता, अपने आप सिस्टम बना के बैलेंस शीट आपको देता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको अपने आप बना के देता है। बैलेंस शीट अपने आप बन जाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपने आप बन जाता है। प्रोसेसेस डेटा फास्टर, स्पीड जल्दी होती है डेटा को प्रोसेस करने की, वो तो होगी भाई, कंप्यूटर ज्यादा जल्दी प्रोसेस करेगा। इंप्रूव्स कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी और कंट्रोल ज्यादा अच्छी तरह इंप्रूव हो गए हैं। हम लोग ये देख पाते हैं अकाउंटिंग एंट्री किसने करी, और आजकल तो ऐसे भी सिस्टम आ गए हैं जो ये तक बता देते हैं अकाउंटिंग एंट्री को अगर किसी ने डिलीट किया या चेंज किया तो किस पर्सन ने किया। जैसे मानो कोई पर्सन फ्रॉड करना चाहता है और वो कहता है मैं इस अकाउंटिंग एंट्री को डिलीट कर देता हूं, अकाउंट्स में दिखे ही ना, तो ये पता लग जाएगा कि किसने डिलीट करा, ये भी पता लग जाएगा। सो अकाउंटिंग की वजह से सिक्योरिटी बढ़ गई है, ऑटोमेशन की वजह से, और कंट्रोल भी बढ़ गया है। मिनिमाइज ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर अब कम होता है, क्योंकि कंप्यूटर में जैसा मैंने आपको बताया 2600 और 26,000 ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप एक जगह लिखोगे 2600, दूसरी जगह 26,000, अकाउंटिंग एंट्री वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा एरर 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 शो कर देगा। सो ह्यूमन एरर मिनिमाइज। इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, अब क्या हो गया है, अकाउंटिंग के साथ साथ सारे जितने बिजनेस प्रोसेस हैं सब इंटीग्रेट हो गए हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जब कोई एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो उसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ऑरेकल में डाल देता है हमने इस एम्प्लॉय को हायर किया, तो जो सॉफ्टवेयर अपने आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है और कहता है इसकी सैलरी बताओ, मुझे इसकी सैलरी डेबिट करनी है पीएनएल अकाउंट में। समझ रहे हो, एचआर ने डेटा डाला, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने डेटा डाला, हमने इस महीने 10 एम्प्लॉय को हायर किया, तो सीधा फाइनेंस वाले के पास पहुंचता है, फाइनेंस वाले से पूछा जाता है इसकी सैलरी बताओ भाई, हमें सैलरी डेबिट करनी है पीएनएल अकाउंट में। तो बिजनेस प्रोसेसेस अब इंटीग्रेट हो गए हैं, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस सब आपस में इंटीग्रेट हो गया है, और ये इंटीग्रेट होकर हमको एक्यूरेट पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने में मदद करता है। अच्छा, कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में किस तरह के कंट्रोल होते हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स बनते हैं उसमें किस तरह के कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स में किस तरह के कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एप्लीकेशन कंट्रोल।
एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। जब कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग होती है उसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। किस रिस्क को ये असर्टेन करें? असर्टेन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दिस कंट्रोल। हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हमारे अकाउंट में हो सकती है, हम इस कंट्रोल के थ्रू उसको कर्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक अकाउंटिंग एंट्री डाली और वो अकाउंटिंग एंट्री मेरी एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और गलती से मैंने जो हेड चुना वो चुना एसेट्स। रिपेयर मेंटेनेंस था, हेड कौन सा होना चाहिए था? एक्सपेंस, और मैंने गलती से सिलेक्ट क्या कर लिया? एसेट। तो जो कंप्यूटर है ना वो खुद ही मुझे बोलेगा, क्या बोलेगा कि सर ये तो रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस है। मेरे हिसाब से तो इसको आपको एक्सपेंस में डालना चाहिए, कहीं आप फिक्स एसेट में डाल के गलती तो नहीं कर रहे। जैसे आप जब ईमेल भेजते हो तो कई बार ईमेल में प्रॉम्प्ट आता है सब्जेक्ट इज मिसिंग, डू यू वांट द ईमेल टू बी सेंट? जीमेल पे भी आता है। द अटैचमेंट इज मिसिंग, डू यू वांट द अटैचमेंट टू बी सेंट? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सॉफ्टवेयर को इतना इंटेलिजेंट बना दिया है कि सॉफ्टवेयर सोचने लगा है क्या सही है क्या गलत है। सॉफ्टवेयर आपको प्रॉम्प्ट करता है कि ये गलत लग रहा है मुझे, तुम देख लो सही है या गलत है। तो जब भी आप रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा डालोगे और आप उधर एसेट चूज कर दोगे, सॉफ्टवेयर आपको खुद बोलेगा कि सर ये एसेट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए। सो ये है एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो आपके सिस्टम में होते हैं। तो जो ऑडिटर है, ऑडिटर खुश है भाई, एप्लीकेशन कंट्रोल डला हुआ है, इसका मतलब मेरा काम आधा हो गया, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि गलत अकाउंट हेड में एंट्री पास हुई होगी, अकाउंट हेड तो सही होगा ही होगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम से चेक कर रहा है, कंप्यूटर चेक कर रहा है। तो यह है सबसे पहला कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। दूसरा इनपुट कंट्रोल, भाई इनपुट डेटा सही डाल रहे हो या नहीं डाल रहे। अब ये मोहन है, मोहन की सैलरी है 5 लाख रुपए, आपने गलती से फीड करते हुए डाल दिया 50,000 रुपए। अब ये तो कंप्यूटर नहीं पकड़ेगा ना, क्योंकि मोहन तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसकी सैलरी 50,000 कैसे हो सकती है? ये तो कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता ना। तो इन्हें बोलते हैं इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इनपुट जो आप डाल रहे हो, ट्रांजैक्शन जो एंटर कर रहे हो सही है या नहीं है, इस पे कंट्रोल कैसे करोगे? कोई वाइल्ड गैस लगाओ, कोई तुक्का दो। इनपुट सही है नहीं है, हमारा जो अकाउंटेंट है वो सही इनपुट डाल रहा है नहीं डाल रहा, इस पे आप चेक कैसे रखोगे? इंटरनल ऑडिटर से पहले आ जाओ। जो आपका सीनियर है वो आपकी एंट्री को अप्रूव करेगा, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो अकाउंट्स में जब भी कोई एंट्री डले वो सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना जाए, पहले सीनियर के पास जाए। सीनियर जब उसे अप्रूव करे तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग एंट्री डाले। These are known as authorization controls. So input validation checks applied to check effectiveness of controls. प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, भाई प्रोसेसिंग ढंग से हो रही है, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कोई बग नहीं आया हुआ, कोई एरर नहीं आया हुआ, आपको ये चीज भी चेक करनी है। प्रोग्राम्स शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी चेक, प्रोग्राम ढंग से हमारे काम करें, इन चीज को चेक करना पड़ता है। आउटपुट कंट्रोल, भाई आउटपुट जो आ रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आए वो कहीं सबके हाथ में तो नहीं पड़ गए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ फाइनेंस मैनेजर के हाथ में पड़नी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं एचआर वाला पूरे साल का भाई हमारा जो सेल्स है वो देख रहा है। तो सिस्टम कॉमन है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आउटपुट जो आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जो ऑथराइज्ड हो, सब आउटपुट को एक्सेस ना कर पाए। दीज आर नोन एज आउटपुट कंट्रोल्स। एंश्योर दैट आउटपुट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, जो आउटपुट है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, इस चीज को एंश्योर करना है। मास्टर फाइल कंट्रोल्स, जो मास्टर फाइल्स हैं, जो डेटा है आपके जो फाइल्स में स्टोर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, भाई वो सेफ रहे, वो हर कोई उसका एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ ऑथराइज लोग ही उसका एक्सेस कर पाए, इसे बोलते हैं मास्टर फाइल कंट्रोल्स। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है और ऑडिटर का उसमें रोल क्या होगा, चेकिंग करने का रोल होगा, बस वो पूछा जाएगा। तो आपके बुक में देखोगे, बुक में थोड़ा सा डिटेल्ड है, डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल याद करके चले जाना सफिशिएंट है, आप आराम से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिट ट्रेल। सुनना जरा, क्या आपको एज एन ऑडिटर सिर्फ ये जानना जरूरी है कि अकाउंट्स में कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्री पड़ी हुई हैं, या आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्री डिलीट हुई हैं? वाह, बड़े नालायक हो। अरे जो डिलीट हो गए उनका जान के क्या करोगे? वो तो गलत होंगी इसलिए डिलीट होंगे, छोड़ो, उनका जान के क्या करोगे नालायक? हाँ बोलो, हाँ तुम बोलो, क्यों क्यों जानना चाहते हो क्यों डिलीट हुआ है? क्यों जानना चाहते हो क्या डिलीट हुआ है? कुछ काम का डिलीट कर दिया, मतलब गलती कर दियो। गलती से ज्यादा फ्रॉड का चांस होता है यहां पर। सुनना, क्या आपने कभी जब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हो और उसने वो मैसेज डाल के डिलीट कर दिया, तो आपका सारा ध्यान है वो जो वो बंदा या बंदी मैसेज लिख रहा है
उससे हट के क्या सारा का सारा ध्यान वो डिलीट किया गया क्या उस पर चला जाता है? चला जाता है। ऐसा होता है सृष्टि तुम्हारे साथ? मनु ने जो डिलीट कर दिया व्हाट्सएप चैट में, उस पर ध्यान चला गया, डिलीट क्या किया, मैसेज ही नहीं करता, डिलीट ही नहीं करता। तो क्या ऐसा होता है हमारे साथ? डिलीट पे ध्यान चला जाता है। क्यों जाता है डिलीट पे ध्यान? क्योंकि डिलीट वाली बात हमें बताएगी क्या क्या सामने वाले के मन में चोर है क्या? उसने कोई गलत बात हमारे बारे में लिखी है जो डिलीट कर रहा है, क्या उसके मन में कोई चोर है? बिल्कुल वही लॉजिक अकाउंट्स में भी अप्लाई करता है। मुझे यह भी जानना है कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज डिलीट हुई हैं मेरे अकाउंट्स में, ताकि मुझे पता लगे कि वो डिलीट में क्या डिलीट हुआ था, पहले क्या डाला था। अगर तो गलती इंसानों से होती है, गलती है तो ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कम से कम ये तो बताओ डिलीट क्या किया, ये तो बताओ। फिर आप उस पर्सन से पूछते हो जबरदस्ती, नहीं मैं बात नहीं करूंगा अगर नहीं बताया डिलीट क्या किया है, पहले बताओ डिलीट क्या किया है। आज से बात बंद, मेरा अगला मैसेज तभी आएगा जब वो डिलीट वाला मैसेज तुम बताओगे डिलीट वाला मैसेज क्या है। आप इमोशनल सेंटी हो जाते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे सेंटी हो गई। सुनना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे सेंटी हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, क्या हो गया? लास्ट टू लास्ट क्लास, हाँ वो तो है ही, खिंचाएगा नहीं, सच है वो तो। आज भी तो वो जासूसी कर रही है तुम्हारे पे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा फोकस पता है कहां गया? डिलीटेड ट्रांजैक्शंस पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ ले आई। सुनना लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है ऑडिट ट्रायल होने आपके सॉफ्टवेयर में जरूरी है। अरे सृष्टि सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटी हो गई, जैसे तुम सेंटी होते हो ना डिलीटेड मैसेज पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटी हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इस चीज का भी रिकॉर्ड रखे कि डिलीट जो हुआ था वो क्या है और किसने किया था। इसे बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रायल नहीं होता, ट्रायल नहीं बोलना, ट्रायल की स्पेलिंग होती है TRIAL। यह ट्रेल, ट्रेल का मतलब है पूंछ, इट इज सिनोनिम टू टेल, पूंछ। तो जो एक ट्रांजैक्शन है उसकी पूरी पूंछ चाहिए मुझे, वो जब बनी थी, जब बनी, डिलीट हुई, चेंज हुई, मुझे सारा जानना है क्या क्या डिलीट हुआ, क्या क्या चेंज हुआ। और रीजन आपको समझ में आ गया मुझे क्यों जानना है क्या क्या डिलीट हुआ। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? हाँ, क्या होता है ट्रेल? क्या सबूत? क्या पूछ? करिए पूछ। किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है ट्रेल में? डिलीटेड ट्रांजैक्शन या चेंज ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सेंटी हो गया है, NFRA जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसने मैंडेट कर दिया है आप चाहे ऑरेकल यूज करो, चाहे टैली यूज करो, चाहे सैप यूज करो, चाहे बिजी करो, चाहे नेविजन करो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करो, ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो एंट्री डिलीट हो गई वो भी डिलीट होके ना डिलीट हुई हो, ऑडिटर्स को वो दिख जाए। दिस इज नोन एज ऑडिट ट्रेल। ट्रैक कर देता है भाई ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को, रिकॉर्डिंग ट्रैक कर देता है, कोई भी चेंजेस अगर अकाउंटिंग एंट्री में करें उसे ट्रैक कर देता है, जिस पर्सन ने चेंज करा वो बता देता है कि भाई ये पर्सन है जिसने चेंज करा, वो भी बता देता है। ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड चेंजेस, जो भी अनऑथराइज्ड चेंज हैं, चेंज जो अनऑथराइज्ड हैं उनको ट्रैक करने में वही मदद कर देता है अकाउंटिंग सिस्टम में। दिस इज नोन एज ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिया था। सो भाई बता दो ऑडिट ट्रेल के कोई बेनिफिट्स हैं क्या? बिल्कुल सर, यूजर अकाउंटेबिलिटी, हम कह देंगे कौन अकाउंटेबल था इस अकाउंटिंग एंट्री को डिलीट करने के, किसने गलती करी पता लग जाएगी, पकड़ लोगे आप उस गलती को। यूजर अकाउंटेबिलिटी है, गलती हाँ उसका गला, बिल्कुल उसका गला पकड़ने, नालायक। तुम्हारा भी गला पकड़ूंगा जब जून में पेपर दे के आओगे और जब पता ऐसा नहीं है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा हमारा सिक्योर रहेगा, जो भी बंदा हमारे डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा हम उससे बचा लेंगे अगर ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, क्योंकि वहां यह भी पता लग जाता है किस किसने ये डेटा को खोला है, इस अकाउंटिंग एंट्री को खोला, ओपन किसने किया है, यह भी पता लग जाता है ऑडिट ट्रेल के होने से। रिट्रीवल ऑफ डेटा, डेटा अगर कहीं लॉस हो जाता है, डेटा अगर कहीं डिलीट हो जाता है गलती से, तो रिट्रीव कर सकते हैं, वापस आ जाता है, क्योंकि ट्रेल में वो पड़ा होगा, ट्रेल बैकअप होता है ना, उसमें पड़ा होगा वो डेटा, वहां से वापस आता है। डिटेक्ट सिस्टम फेलियर एंड एरर, सिस्टम में कोई फेलियर हुआ, एरर हुआ है, वो पता लग जाता है। अच्छा, क्या ट्रेल एक रिकमेंडेटरी चीज है या मैंडेटरी चीज है? मैंडेटरी है भाई, लॉ कहता है डिलीटेड ट्रांजैक्शन का भी डेटा मुझको दो। सर भगवान करे ऐसा लॉ व्हाट्सएप में भी आ जाए कि व्हाट्सएप ऐसा कह दे कि जब दूसरा आदमी डिलीट करता है ना कोई मैसेज, हमारे पास उसका पूरा ट्रैक आ जाए उसने क्या क्या डिलीट करा। ऐसा कोई लॉ आना चाहिए ना व्हाट्सएप में। क्या होता है उसके अंदर डिलीटेड मैसेज का कंटेंट आ जाता है। ये कौन सा ऐप है?
जो उस बंदे में आते जो मेरे अपने फोन डाउनलोड है ना, मतलब आपने जरा डिलीट कर दिया तो वो दिखेगा और ऐसे भी और उसमें नीचे साइन आ जाएगा कि सामने से डिलीट कर रीड कर लिया, अच्छा हाँ। तो भाई देखो व्हाट्सएप में भी ये है और यही ऑडिट ट्रेल में भी ऐसा है, ठीक है, कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये कंपनीज के लिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो ऑडिट ट्रेल बनाए फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। और ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो अपने रिपोर्ट में लिखे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा था जिसमें ऑडिट ट्रेल भाई थी, ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये मैंडेटरी है बाय गवर्नमेंट, ये लॉ है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर ऑन सैम्पलिंग। देखो चैप्टर छोटा है और कम वेटेज का है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं।